हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिलिंग इंजीनियरिंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है इसका शुरुआती वीडियो कैसे होता है, इसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कौन से टाइप के बिल होते हैं, उन अलग अलग टाइप के बिलों में कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, आइटम रेट बिल क्या होता है, या अगर हम बात करें दोस्तों लमसम बिल क्या होता है, अगर हम बात करें दोस्तों बिल फॉर्म किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बिल क्या होता है, और न जाने कितने सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते थे। इसलिए हमने एक सोचा कि बिलिंग इंजीनियरिंग के ऊपर थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया जाए। और एक और बात ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको नोट और पेन के साथ रेडी रहना है। कैसे रेडी रहना है दोस्तों? नोट भी अपनी तैयार रखनी है, नोटबुक भी, और दोस्तों पेन भी तैयार रखना है। कोई कैलकुलेशन अभी नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आप सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बिलिंग इंजीनियरिंग का फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हो तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको चीजों को नोट डाउन भी करना है। बहुत आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, और ब्रीफ देने की मैं आपको कोशिश करूंगा ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो और आप बिलिंग इंजीनियरिंग में आगे बढ़ सको। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते कि बिलिंग इंजीनियरिंग है क्या। व्हाट इज बिलिंग इंजीनियरिंग? ठीक है, बिलिंग इंजीनियरिंग इज अ स्पेशलाइज्ड रोल इन अ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री दैट फोकसेस ऑन मैनेजिंग, प्रिपेयरिंग, वेरीफाइंग एंड प्रोग्रेसिंग या प्रोसेसिंग बिलिंग रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क्स। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले इतना हमने सीखा, इतना समझा, इससे क्या समझ में आया कि बिलिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या जहां कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बन रहा है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, वहां पर दोस्तों बिलिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे लोकल साइट पर नहीं इस्तेमाल होता, वहां पर बिलिंग इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं इस्तेमाल होता। जो बिलिंग के फॉर्म्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते। बिलिंग का काम तो सब जगह होता है, चाहे छोटी इंडस्ट्री हो कि बड़ी इंडस्ट्री हो। लेकिन अगर दोस्तों आप बड़ी कंपनी में काम करते हो, प्रॉपर तरीके से जहां कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहां पर दोस्तों बिलिंग इंजीनियर अपॉइंट किया जाता है और बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। तो बिलिंग इंजीनियर का काम क्या होता है कि मैनेज करना, बहुत सारे तामझाम हो गए, बहुत सारे बिल्स होंगे, अलग अलग एक्टिविटीज के बिल होंगे, अलग अलग इक्विपमेंट के बिल होंगे, लेबर के बिल होंगे, मटेरियल के बिल होंगे, और बहुत सारी चीजों के बिल होंगे। तो बिल को मैनेज करना है, प्रिपेयर करना है, यानी बिल बनाना है। जी हाँ दोस्तों, बिल को वेरीफाई करना है, ये भी बिलिंग इंजीनियर का काम होता है। तो क्या होता है कि कुछ बार कॉन्ट्रैक्टर के बिलिंग इंजीनियरिंग बिलिंग तो बना रहे थे, लेकिन क्लाइंट साइड पर अगर किसी को बिल को वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई करने का काम भी बिलिंग इंजीनियर का होता है। उसके अलावा दोस्तों प्रोसेस बिल करना, यानी दोस्तों बिल का जो अमाउंट आ चुका है, फाइनल अमाउंट, वो रिस्पेक्टिव पार्टीज को सही समय में मिल जाए, सही टाइम पर प्रोसेस हो जाए, इसकी भी जिम्मेदारी दोस्तों किसकी होगी? बिलिंग इंजीनियर की होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप देख सकते हो, ब्रिज बिटवीन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टीम एंड द अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो एग्जीक्यूट कर रहा है ना, असल में तो मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहा है ना। जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो साइड पर दीवार बनवा रहा है, कंक्रीटिंग का काम करवा रहा है, तो असल में तो एक्टिविटीज को, मटेरियल को वो इस्तेमाल कर रहा है, लेबर को वो इस्तेमाल कर रहा है। उसने कितना कंज्यूम किया, कितना आ गया, कितना बाकी है, ये सब का हिसाब किताब किसके पास होना चाहिए? बिलिंग इंजीनियर के पास होना चाहिए। अगर उसने सही हिसाब किताब कर लिया तो वो हिसाब किताब किसके पास जाएगा? आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, जो पैसे रिलीज करने का काम करते हैं और फाइनेंस को मैनेज करने का काम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने जितना भी कंटेंट बनाया बहुत अच्छे रिसर्च करके बनाया, इसलिए मैंने पहले बोला था नोट लेके बैठना। तो यहाँ पर दोस्तों बिलिंग इंजीनियरिंग एक बहुत आसान भाषा में समझने के लिए और समझाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इट इज अ ब्रिज बिटवीन एग्जीक्यूशन टीम। एग्जीक्यूशन टीम में इंजीनियर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारे लोग हो गए, वर्सेस इसके बीच में दूसरा
एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो आपके फंड्स को, अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। इन दोनों के बीच में बिलिंग इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। एंश्योरिंग दैट द वर्क डन ऑन साइट इज एक्यूरेटली मेजर्ड। अगर एक्यूरेटली मेजर्ड नहीं होगा तो फिर एक्यूरेटली आपका बिल भी नहीं बनेगा। रिकॉर्डेड एंड बिल्ड टू द क्लाइंट और सब कॉन्ट्रैक्टर्स। सही टाइम पे बिल देना जरूरी होता है, जरूरी होता है। कंस्ट्रक्शन का फंडामेंटल समझ लो, कंस्ट्रक्शन का रूल समझ लो। टाइम पर पैसे नहीं देते हो, एक दो बार चल जाएगा, कोई जेन्युइन रीजन होगा तो चल जाएगा, अदरवाइज ये आपके काम को हमेशा के लिए खराब कर सकता है, आपकी रेपुटेशन को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। इसलिए बिलिंग इंजीनियर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव रोल है। ध्यान रखना होता है, जिम्मेदारी से काम करना होता है, चाहे वो रिकॉर्ड रखने का हो, मैनेज करने का हो, बिल बनाने का हो या बिल प्रोसेस करना हो। किसी को ज्यादा पैसा ना चला जाए और किसी को कम भी नहीं जाना चाहिए। जितना उसका हक का है उसको सही समय पर, सही टाइम पर मिल जाना चाहिए। ये बिलिंग इंजीनियर की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। बिलिंग इंजीनियर का जैसा कि हमने देखा कि वेरीफाई करना है, मैनेज करना है, प्रिपेयर करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लाइंट को बिल देना है, प्रोसेस करना है, एग्जीक्यूशन टीम और अकाउंट डिपार्टमेंट के बीच में ब्रिज की तरह काम करना है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर अलग से देखा जाए तो कौन सी जिम्मेदारियां निभानी होती है, वैसे तो मैंने ब्रीफली आपको बता ही दिया। तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्वांटिटी मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन। आसान भाषा में आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन आना चाहिए। बिलिंग इंजीनियर आपको बन रहे हो, सीखना चाहते हो, बिलिंग में इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो, तो क्या इंपॉर्टेंट है? क्वांटिटी मेजरमेंट। और आपको पता होगा कि भारत देश में क्वांटिटी कैलकुलेशन के ऊपर मेरे से ज्यादा किसी के वीडियोस नहीं है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, पूरे भारत देश में कंस्ट्रक्शन वर्क में और सिस्टमेटिक ऑर्डर में, ऐसा रैंडम नहीं, सिस्टमेटिक ऑर्डर की कि मैं 3 साल से दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ क्वांटिटी कैलकुलेशन और क्वांटिटी सर्विंग। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कोर है ना। हमारे क्वांटिटी सर्विंग के कोर्स भी हैं, वो सोशल मीडिया पे भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी बनाए, लॉन्ग वीडियोस भी बनाए। तो क्वांटिटी, अगर आपने हमारा क्वांटिटी सर्वेयर वाला मॉड्यूल देखा है, उसमें मैं एक लाइन लास्ट में बोलता हूँ और वो लाइन ये है कि इसके बाद आप कोई भी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी कैलकुलेशन कोई रट्टा मार चीज नहीं है। ये फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग से आता है कि कहां पर किस टाइप का फॉर्मूला बन सकता है। वहां पर वॉल्यूम को आपको समझ में आना चाहिए, एरिया को समझ में आना चाहिए और लंबाई को समझ में आना चाहिए आपके दिमाग में। तो ये दोस्तों सबसे पहली जिम्मेदारी है क्वांटिटी मेजर में। और सिर्फ और सिर्फ मेजर नहीं, अगर किसी और ने मेजर कर ली है क्वांटिटी तो आपका वेरिफिकेशन का काम होना चाहिए। यानी दोस्तों अगर साइट इंजीनियर जिसका क्वांटिटी कैलकुलेशन या क्वांटिटी मेजरमेंट का काम है या मटेरियल मेजरमेंट का काम है या वर्क मेजरमेंट का काम है, तो दोस्तों उसके काम को वेरीफाई करने के लिए भी नॉलेज चाहिएगा। एक बात ध्यान रखना, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको अगर ये नहीं आता और फिर भी आप वेरीफाई कर लोगे। अगर कोई चीज आपको नहीं आ रही तो आप वेरीफाई कौन से बेसिस पर करोगे? बातचीत करके क्या? नहीं दोस्तों, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि उसने जो सीमेंट का कैलकुलेशन किया है, उसने जो ईंटों का कैलकुलेशन किया है, उसने जो कंक्रीट का कैलकुलेशन किया है, उसने जो रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन किया है, वो सही है या नहीं है। इसलिए सही है या नहीं है ये डिसाइड करने के लिए आपको भी चीजें आनी चाहिए। सेकंड दोस्तों, बिलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन है। यहां पर ही तो असली खेल है। देखो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि बिल में क्या करना है भाई, ये क्वांटिटी इतने रुपए की हो गया प्राइस, ये क्वांटिटी इतने रुपए की हो गया प्राइस। ऐसा नहीं होता। आगे आप थोड़ा देखोगे तो आपको खुद आइडिया आएगा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत मजेदार चीज है, दिमाग लगाने वाली चीज है। मतलब अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई मेरा नहीं दिमाग चलता मैथमेटिक्स वगैरह में और हिसाब किताब में, तो दोस्तों आपका फिर बिलिंग इंजीनियरिंग में काम नहीं है। क्योंकि बिलिंग इंजीनियरिंग में चौकन्ना रहना, दिमाग खुला होना, मैथमेटिक्स का आना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। बिलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन में इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये सारी चीजें मैंने बताई, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज होते हैं, सर्टेन क्लॉज होते हैं। ये बिलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये कंसिडर किया जाएगा, ऐसा हुआ तो ये कंसिडर किया जाएगा, डिले होगा तो ये कंसिडर किया जाएगा, अगर बीच में बिल चाहिएगा तो ये क्लॉज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन वर्क में भी आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए।
रेट एनालिसिस एंड एस्टिमेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे क्वांटिटी मेजर करते हैं तो क्वांटिटी आप मेजरमेंट तभी कर पाओगे जब आपको उसको एस्टिमेट करना आता होगा, प्राइस के साथ उसको एसोसिएट करना। यानी सिर्फ मेजरमेंट करके क्या बैठ थोड़ी जाना, मीटर क्यूब में आ गया आप क्या करेंगे। अब भाई मीटर क्यूब में आपका आंसर आ चुका है, फॉर एग्जांपल कंक्रीट की बात करें तो 1 मीटर क्यूब के कितना भाव है, कितना प्राइस है, ऐसे जो भी मेजर्ड क्वांटिटी है उसको उसको पैसे से, रेट से एनालाइज करना कि हाँ उसका उतना भाव बनता है कि नहीं बनता, प्राइस के साथ एनालिसिस करना, ये आपका रेट एनालिसिस एंड एस्टिमेशन हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच में, एग्जीक्यूशन जो कर रहा है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन मिलाप का काम बिलिंग इंजीनियरिंग का होगा कि हाँ भाई इन्होंने इतना काम किया है, जेन्युइनली किया है और आप इनको इतना पेमेंट करना है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे भरोसा रखेगा। और अगर आपने एज ए बिलिंग इंजीनियर गलत काम किया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की गलती नहीं होगी, वो आपकी गलती होगी। इसलिए आप सही डेटा, सही बिल प्रोसेस करवाए फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फाइनेंशियल एंड कॉस्ट कंट्रोल, देखो कॉस्ट कंट्रोल इसी वजह से बिलिंग इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी। बिलिंग इंजीनियरिंग अगर सही तरीके से हो गई ना, अगर आपने सही तरीके से एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट के बिल को मैनेज किया, प्रिपेयर किया, उसको प्रोसेस करवाया, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट साइज आप बहुत सारे पैसे बचा के दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एज अ बिलिंग इंजीनियर आप इतनी वैल्यू दे सकते हो कि आप प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को ऑप्टिमम कर सको, उसकी कॉस्ट को बढ़ोतरी नहीं दे सको, क्योंकि साइट पर बहुत सारी चीजें चोरी हो जाती है, वो चोरी होने वाली चीजों का भी बिल बन जाता है। साइट पर बहुत सारी चीजें वेस्ट हो जाती है, वो वेस्ट होने वाली चीज की भी अकाउंटिंग नहीं होती। एक आगे आएगा इसके अंदर टाइप के अंदर रिकॉन्सिलेशन बिल, उसके अंदर यही होता है कि भाई कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ, कितना बाकी रह गया है और कितना आया था, डिफरेंस कितना है, ये सब कुछ ध्यान से चेक करके, तो अगर आपने सही टाइम पर सही अमाउंट प्रोसेस किया, और यही रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए बिलिंग इंजीनियर को हायर करते हैं, तो बहुत सारा पैसा प्रोजेक्ट का वो बचा के दे सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं दोस्तों, कॉस्ट कंट्रोल करने में बिलिंग इंजीनियर का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आप पैसे बचा सकते हो तो आपकी वैल्यू, सोच लो आपकी वैल्यू बढ़ी जाएगी ना, आपको एक बहुत रिस्पेक्टेड नजर से और बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपके काम को देखा जाएगा, अगर आप कॉस्ट बचा के देते हो क्लाइंट को भी और साथ में जो काम कर रहा है उनके, या जिनके बिहाफ में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उनके। तो कॉस्ट कंट्रोल ये ध्यान है। कंप्लायंसेस एंड रिपोर्टिंग, दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग टाइप के क्लॉज होंगे, अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज, या अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज, उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, कंप्लायंसेस के बारे में भी ध्यान रखना होगा। और जब आपका चीजें रेडी हो जाए तो उसको सही टाइम पे सही जगह पर रिपोर्ट करना, ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको समझ में आ चुकी होगी। क्वांटिटी मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन, बिलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, रेट एनालिसिस एंड एस्टिमेशन, कोऑर्डिनेशन, अलग अलग टीम के बीच में कोऑर्डिनेट करवाना, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट कंट्रोल, कंप्लायंसेस एंड रिपोर्टिंग। अब दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं अभी तक, कि बिलिंग इंजीनियर कितना वैल्यूएबल रोल है अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बात करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहां पर मैं बताना चाहता हूं, सबसे बेस्ट किसके लिए है, किसको बिलिंग इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से जिसने सिविल इंजीनियरिंग डिग्री बहुत अच्छे से कंप्लीट की है, बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, यानी गेट वगैरह का एग्जाम भी दिया है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव उसके अंदर एक भावना है कि हाँ वो चीजों को झेल सकता है, चीजों को कैलकुलेट कर सकता है, चीजों को एनालिसिस कर सकता है, दिमाग बहुत अच्छा है जिसका, जिसने अच्छे सीजीपीए के साथ सारे सब्जेक्ट को समझा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट, एसएससी या कोई अच्छी एग्जाम दी है, जिस वजह कुछ अच्छा खासा कर गया है, उनके लिए बिलिंग इंजीनियरिंग बहुत आसान भी हो जाएगा और बहुत बढ़िया भी स्कोप हो जाएगा। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि बाकी लोगों के लिए नहीं है, मैंने क्या बोला कि आइडियल उनके लिए है कि जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग डिग्री 4 साल का बहुत अच्छा कंप्लीट किया है, उनके लिए बिलिंग इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा मौका है। 4 साल का आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, या कंस्ट्रक्शन फील्ड में कहीं पर भी हो, कोई डिजाइनिंग सेक्टर में हो, या कोई एग्जीक्यूशन सेक्टर में हो, या कोई साइट सुपरवाइजर सेक्टर में हो, या साइट इंजीनियरिंग वाले सेक्टर में हो,
या क्वांटिटी सर्वेयर के तौर पर हो, वहां से आपको अपनी प्रोफाइल को स्विच करना है। यानी प्रोफाइल को एक डायरेक्शन में ले जाना है कि भाई मैं एक जनरल प्रोफाइल में हूँ, ये साइड का यार मेरे को कभी क्वांटिटी मेजर करनी पड़ती है और कभी मेरे को लेबर वालों के साथ भी बात करनी पड़ती है, मटेरियल वालों के साथ। जनरल काम साइड पर मजा नहीं आ रहा, मुझे तो ऑफिस में बैठकर बिलिंग का काम करना है। तो अगर आपके पास जेन्युइन स्किल है तो आप डेफिनेटली बिलिंग इंजीनियरिंग को ही फोकस रखिए, बहुत अच्छा इसमें करियर बना सकते हो। बहुत जरूरी पोजीशन है ये साइट पर। और जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं विनती करना चाहता हूँ, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 40-50 हजार बचाने के चक्कर में 40-50 हजार बचाने के चक्कर में आप बहुत सारा अपनी साइट का नुकसान कर रहे हो, बहुत सारा घाटा कर रहे हो। इसलिए साइट के ऊपर बिलिंग इंजीनियर, पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर बिलिंग इंजीनियर रखे। बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो बिलिंग इंजीनियर्स रखे, एक से ज्यादा भी रख दे कि एक सेगमेंट ये देखे, एक सेगमेंट देखे, मल्टीपल आपस में कोऑर्डिनेट कर ले। तो कहने का मतलब ये कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है शांति से। और इसके अलावा इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं ये बाकी लोग नहीं कर सकते, बाकी लोग भी अलग अलग प्रोफाइल में है, तो अलग अलग प्रोफाइल से बिलिंग इंजीनियरिंग वाली प्रोफाइल पे फोकस करके सीख कर आ सकते हो। जब भी इंटरव्यू लिया जाएगा तो बिलिंग के क्वेश्चंस होंगे, आपको क्या पता है CPWD स्पेसिफिकेशन है, IS 1200 आगे मैं बात करने वाला हूँ, ये सब चीजें पता है कि नहीं पता। क्योंकि अगर आपको नहीं पता मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है तो आप क्या ही बिल बनाओगे, क्या ही बिल बनाओगे। और मेरा काम यहाँ पर यही है, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमारे सिंप्लीफाइड एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, मेरा काम यह है कि उनको सही रास्ता दिखाऊं, उनको सही नॉलेज दूं, ताकि वो अपना इंटरव्यू भी क्रैक कर पाए, अपना एक माइंडसेट बना पाए और खूब सारी मेहनत कर पाए। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अगर बिलिंग इंजीनियरिंग में जाना है तो दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा वैल्यूएबल है और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। जी हाँ, ये सच्चाई है, साइड रियलिटी है, लेकिन मेहनत खूब है यहाँ पर। चलो, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी तारीफ कर दी और बहुत सारी चीजें बता दी, तो ये एग्जीक्यूशन नहीं है, एग्जीक्यूशन कर रहा है उसका मेजरमेंट है, उसका वेरिफिकेशन है। ये डिजाइन नहीं है। ऑटोकैड 2D 3D या मटेरियल की लाइब्रेरी से बहुत अच्छा आपने चमका दिया अपने डिजाइन को, नहीं दोस्तों। बिलिंग इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग के माध्यम से किसी चीज को चमकाना भी नहीं है, ना ही उसमें 2D 3D की रिक्वायरमेंट है और ना ही उसमें साइड पर पसीना रोज बहाने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सही तरीके से नहीं किया बिलिंग को, तो आपको AC में बैठ कर भी पसीने आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है, क्योंकि मामला यहाँ पर पैसों का है। आसान भाषा में बिलिंग एक तरीके से अकाउंटिंग है, एक तरीके से कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर हिसाब किताब का काम है, जिम्मेदारी वाला काम है। बियॉन्ड डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन में है। जिनको डिजाइन से बहुत लगाव होता है उनको डिजाइन ही करनी चाहिए, जिनको एग्जीक्यूशन में मास्टरी होती है उनको एग्जीक्यूशन ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप एग्जीक्यूशन में हो और नहीं मजा आ रहा, बिलिंग में आपको सीख कर आगे जाना है, तो आपको जरूर से जाना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंस रखता है या कितना जटिल कार्य है, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ लोगों को जो लगता है कि भाई क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस हो गया बिल। दोस्तों ऐसा नहीं है। बिलिंग इंजीनियरिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन का है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, पेमेंट देने की तारीख क्या है, पेमेंट देने के स्टेजेस क्या है, कौन कौन से एग्जीक्यूशन वर्क काउंट हो गए, कभी कोई अगर काम एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा आपको बिल जनरेट करने पड़ेंगे, अलग अलग टाइप के बिल जनरेट है। कभी प्राइस में वेरिएशन होगा तो प्राइस एस्केलेशन के फॉर्मूलाज को भी अकाउंट करना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त चीज है और उसका कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से आपको करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिलिंग इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक वन ऑफ दी कॉम्प्लेक्स चीज है जिसको आप रिजॉल्व करने बैठे हो बिलिंग इंजीनियरिंग के माध्यम से। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि IS 1200, इससे बहुत सारे पार्ट, पार्ट 1, 2, 3, 20, 25, 27, 28 बहुत सारे पार्ट्स है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आप उस पार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छी बात यह दोस्तों कि मैं तैयारी करके आपके पास आया हूं, तो मैंने IS 1200 का पहला पार्ट
आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपको ये सारी हमारी आईएएस कोड की फ्री लाइब्रेरी के अंदर भी मिल जाएगी और डाउनलोड करना आजकल तो इसको बहुत आसान है, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करके करते क्या भाई? डाउनलोड तो दुनिया में इतनी सारी चीजें हो सकती है, लेकिन डाउनलोड करके क्या करें भाई? आपके पास उसकी जानकारी नहीं होगी ना, तो डाउनलोड करने का क्या फायदा? आपके पास अगर वो चीज की जेन्युइन जानकारी है, उसकी समझ है, वही मैं आपको देने बैठा हूं, तो आपको डाउनलोड करने के बाद उसका फायदा कैसे उठाए वो भी पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क, ये है आईएएस 1200। इसके अंदर दोस्तों पार्ट 1 के अंदर किसकी बात हो रही है? अर्थ वर्क की बात हो रही है। ऐसा पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है, पार्ट 4 भी है, अलग अलग काम के अलग अलग है। सब क्या करते हैं? मेथड्स ऑफ मेजरमेंट बताते हैं कि कौन से यूनिट्स में क्या क्या कैलकुलेशन होगा इसके अंदर। इसीलिए मैंने एक आईएएस कोड यहाँ पर आपके सामने रखा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाऊं। जैसा कि मैं समझा दूं, देखो क्या लिखा हुआ है, बुकिंग डायमेंशन। अभी क्योंकि पहला पार्ट है सिर्फ अर्थवर्क के बारे में, तो क्या लिखा है? इन बुकिंग डायमेंशन द ऑर्डर शैल बी कंसिस्टेंट एंड जनरली इन द सीक्वेंस ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ एंड हाइट और डेप्थ ऑफ थिकनेस। तो सबसे पहले लंबाई आ जाएगी, उसके बाद चौड़ाई, ब्रेथ बोल दो या विड्थ बोल दो, और तीसरे नंबर में हाइट बोल दो, डेप्थ बोल दो या थिकनेस बोल दो। कितनी क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है। कहीं जगह ये जो वर्टिकल डायमेंशन होता है इसको हाइट के तौर पर लिया जाता है, जैसे कि कॉलम की हाइट। कई जगह इसको डेप्थ के तौर पर लिया जाता है, जैसे कि अर्थवर्क की डेप्थ है। कई जगह ये वर्टिकल डायमेंशन थिकनेस, मोटाई के मामले में होता है। दोस्तों इस तरीके से कितना की ये बुकिंग डायमेंशन मेजरमेंट, ईच डायमेंशन शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर। एरिया शैल बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट, यानी अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास का मेजरमेंट होना चाहिए। इतना अगर प्लस माइनस डिफरेंस है तो चलता है। एरिया में 0.01 मीटर स्क्वायर जितना, वॉल्यूम में 0.01 मीटर क्यूब जितना, और लंबाई में 0.01 मीटर जितना। दोस्तों ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल, ये तो अर्थवर्क का है। देखो बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड क्या क्या इसमें होनी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अगर आप बिलिंग इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो तो एक अच्छा सा अपना कंप्यूटर वगैरह जो भी है उसमें एक सेक्शन बनाओ, एक फोल्डर बनाओ, आईएएस 1200 पार्ट वाइज सब डाउनलोड कर लीजिए, उसको नेम भी प्रॉपर तरीके से दे लीजिए, ताकि जो काम आप कर रहे हो, कभी कंक्रीटिंग का काम करोगे, कभी सीमेंट का काम करोगे, कभी अर्थवर्क का काम करोगे, उसका आईएएस कोड रिफर करो, फिर बिल बनाओ। देखो मजा आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ना आना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में ऐसे ही आ गए हैं जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, विच इज वेरी सैड। मैं कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान भाषा में उनको समझाऊं, लेकिन दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अब मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्टूडेंट बोलते कि सर ये हिंदी में मिलेगा क्या? आईएएस कोड हिंदी में मिलेगा? भाई कहाँ से, मैं हिंदी बनाऊं तो होए, ठीक है। तो ये अब इतना तो बेसिक लेवल का इंग्लिश तो पढ़ना आना चाहिए, है ना। तो अगर आपको ये इतना आता है तो आप बहुत अच्छे से सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला कि कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बनाओ, जो भी काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड आईएएस 1200 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट को जान लो, उसके बाद बिल बनाओ तो अच्छा काम होगा। तो मेरा काम था कि आपको डायरेक्शन दिखाना, मैंने आपको एक डायरेक्शन दिखा दिए, ये तो थोड़े से क्लॉज भी पढ़ के बता दिए कि कितना वैल्यूएबल है। अब दोस्तों हमारी बिलिंग की कहानी के ऊपर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आईएएस 1200 तो बिलिंग का एक पार्ट है, बिलिंग का एक मात्र हिस्सा है, और भी बहुत कुछ है दोस्तों यहाँ पर सीखने के लिए, सिखाने के लिए। जैसा कि मैंने तो बोला दोस्तों, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिलिंग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अब जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को मत कंसिडर करना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो है ही कंस्ट्रक्शन की फील्ड का हिस्सा, साथ में दोस्तों अगर आप देख सकते हो रेलवेज, हाईवेज, डैम कंस्ट्रक्शन, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो पब्लिक का छोटा मोटा या बड़ा भी काम करते हैं, वो सब कुछ दोस्तों इंक्लूडेड है कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर। और वो सभी फील्ड में बिलिंग का काम होता है। कोई भी फील्ड, सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फील्ड में बिलिंग से बाकार नहीं। यानी कोई बिल्कुल भी ये ना सोचे कि सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंस है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तो इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, हाईवेज, रोडवेज एंड जितने भी रेलवे से काम होते हैं, उन सभी में दोस्तों स्पेशल टाइप की बिलिंग प्रॉपर तरीके से सीखनी चाहिए आपको। अगर अगला बात करें दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी इंपॉर्टेंस तो बता ही दिया है मैंने, एक्यूरेट
कितना होना चाहिए बिलिंग, और इनएक्यूरेट होगा तो क्या होगा खमियाजा। इसके बाद यही है, ठीक है। अगर आपने इनएक्यूरेट कर दिया, मान लेते हैं कि आपने इनएक्यूरेट बिलिंग कर दिया। देखो, एक तो होती है ह्यूमन एरर विच इज कम्प्लीटली फाइन, कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती है विच इज कम्प्लीटली फाइन। उसके लिए वेरिफिकेशन होते हैं, मैं बिल बताऊंगा आपको, उसमें खाली फुटर देख लेना कितने लोगों की सिग्नेचर चाहिए वो बिल को प्रोसेस करने के लिए। अगर आप जेन्युइन तरीके से बिलिंग कर रहे हो तो सिर्फ एक बंदे के वर्डिक्ट से प्रोसेस नहीं होगा, वो बंदे को 2 से 3 मर्तबा चेक करना होगा अलग अलग सोर्सेस से, और वो जो उससे चेक कर लिया है फिर उससे साइन की है, फिर उसके काम को एक अगला बंदा चेक करेगा। अब यहाँ पर हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर भी दोस्तों जो हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग होता है वो सिस्टम के अंदर भी मल्टीपल चेक्स है, ताकि किसी को कम पैसा भी ना जाए और किसी को ज्यादा पैसा भी ना जाए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली कोई भी काम, खास करके कंस्ट्रक्शन जैसे बड़े काम जिसमें एग्जीक्यूशनल वर्क का बहुत इंटेंसिटी होती है, कोई भी काम पैसे के ऊपर निर्भर है। अगर आपने पैसे में ज्यादा दे दिए तो आपने अपने क्लाइंट का नुकसान करवा दिया, आपने कम दे दिए तो जिन्होंने काम किया है उनके साथ दोस्त सही नहीं हुआ, उनको कम पैसे मिले। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पैसे ज्यादा कम का नहीं है, पूरा का पूरा जो मामला है वो ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड रेपुटेशन का। अगर आपसे गलती से भी कोई चीज हो जाती है और वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो रेपुटेशन खराब होती है। आप जिनके बिहाफ में बिलिंग इंजीनियर बने हैं उनके साथ दोस्तों रेपुटेशन आपकी खराब हो सकती है, या वो कंपनीज की रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसलिए दोस्तों कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सीखना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या करना है, सीखना है, प्रॉपर लर्निंग करनी है। और इसीलिए दोस्तों ये मैंने मॉड्यूल, ये सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया है, ताकि एक अच्छे अंदाज में चीजों को गंभीरता से, चीजों को संजीदगी से, चीजों की वैल्यू समझ के कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ये सब चीज सीख कर आप जाओ जब काम करने तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कर पाओ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कौन से अलग अलग टाइप के बिल होते हैं। अच्छा काम करना है, जहां कहीं पर भी काम करो अच्छा काम करो, वैल्यूएबल काम करो, ऑनेस्टी के साथ काम करो, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करो। पहला है दोस्तों प्रोग्रेसिव बिलिंग, दूसरा है एडवांस बिलिंग, तीसरा है रिकंसिलिएशन बिलिंग और चौथा है एस्केलेशन बिलिंग। ये बिलिंग को आपने समझ लिया तो बिलिंग इंजीनियरिंग हो गया आपका। लेकिन ये सभी के अंदर पेचीदगी है, इस सभी के अंदर बहुत सारे सब डिविजन है, बहुत सारी चीजें जाननी है। वन बाय वन करके हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्रेसिव बिलिंग इज अ मेथड वेयर अ कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर इनवॉइसेस द क्लाइंट incrementally over the course of a project based on the amount of work completed or the cost incurred up to the billing date। जैसा कि नाम के अंदर ही है भाई, पहले पैसे नहीं होंगे, काम करते जाइए पैसे लेते जाइए, काम करते जाइए बिल बनता जाएगा, पैसे मिलते जाएंगे। प्रोग्रेसिव मिनट है ना, जितना काम हुआ चेक कर लिया, काम हो चुका है, अब बिलिंग कर दीजिए, फिर पैसे आ गए, फिर से काम हुआ। ये बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया, इंग्लिश का अनुवाद ही तो किया है मैंने, और क्या किया है, बहुत आसान कि भाई जैसे जैसे काम आगे प्रोग्रेस होता जाएगा, है ना, जैसे जैसे काम आगे प्रोग्रेस होता जाएगा वैसे वैसे बिलिंग बनना है। तो ऐसे टाइप के बिलिंग को क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव बिलिंग बोलेंगे। छोटा सा फॉर्मूला भी आप यहाँ पर देख सकते हो, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाएगा। नेट पेएबल अमाउंट कितना होगा अगर प्रोग्रेसिव बिलिंग में, ग्रोस वैल्यू ऑफ वर्क देन, जितना काम के करंट, देखो यहाँ पर लिखा करंट, क्यों, क्योंकि जितना काम हुआ है उतने पैसे देना है, फिर काम होगा फिर पैसे, यही तो है प्रोग्रेस के साथ साथ बिल देना, प्रोग्रेसिव बिल। तो दोस्तों जितना अभी तक का काम हुआ है वो तो हम अमाउंट पे ही करेंगे, लेकिन अगर पहले से कुछ अमाउंट दे दिया है तो उसको माइनस करना है, उसको डिडक्ट करना है। कोई ऑलरेडी सिक्योरिटी के तौर पर अमाउंट रखा था वो भी डिडक्ट होगा, क्योंकि अभी तक के सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो ये रेटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी के लिए कोई अमाउंट पहले से आपसे लिया गया था तो दोस्तों उसको भी माइनस करना होगा, माइनस अदर डिडक्शंस, और भी कोई डिडक्शंस हो जो पहले के हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी काम होगा ना पेमेंट उसी का होगा, वर्क डन करंट, अभी तक का जितना काम हुआ है उतना ही उसी का पेमेंट होगा, फिर उसका पेमेंट होगा, फिर अगला काम होगा, फिर और पेमेंट होगा, और इस तरीके से जैसे जैसे वर्क प्रोग्रेस होता जाएगा
वैसे वैसे बिल बनते जाएंगे। तो इस टाइप के बिलिंग को बोलते हैं दोस्तों प्रोग्रेसिव बिलिंग। ज्यादातर बिलिंग दोस्तों आपको इसी टाइप से देखने को मिल सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। सेकेंड है दोस्तों एडवांस बिलिंग। जैसा कि नाम के अंदर ही एडवांस, पहले से दे दो भाई, पहले से पैसा दे दो। एडवांस बिलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ इनवॉइसिंग अ क्लाइंट फॉर अ गुड्स और सर्विसेज बिफोर दे हैव बीन डिलीवर और कंप्लीटेड। कंप्लीट होने से पहले, डिलीवरी से पहले। इन अ लार्ज प्रोजेक्ट लाइक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन दिस इज टिपिकली डन टू सिक्योर फंड्स एंड एसेंशियल अपफ्रंट कॉस्ट। अपफ्रंट कॉस्ट का क्या मतलब होता है दोस्तों कि जो पहले से लगने वाली है, ये एडवांस बिलिंग के बारे में आएगा भी, तब मैं वहां पर थोड़ा सा ब्रीथ भी कर दूंगा कि भाई लेबर है। अब लेबर आपको किसी पर्टिकुलर जगह से, गांव से बुलवाना है। अब लेबर गांव से क्यों आए भाई इतना, अपना ट्रेन का खर्चा करके, क्योंकि बहुत सारे दूर दराज गांव से आते हैं। और फिर जब वो 1 महीना काम करेगा फिर उसको पैसे मिलेंगे, तो भाई वो पहले ट्रेन में से आएगा कैसे। और ऐसे एक लेबर नहीं होगे, बहुत सारे लेबर होंगे, तो सबको पहले कुछ ना कुछ शुरुआत में पैसे देने होते। अब इतने सारे लोगों को शुरुआत में पैसे दोगे तो आपके पास कहाँ से पैसे आएंगे भाई। तो आप फिर आगे बोल दोगे कि भाई मैं इस वजह से, लेबर की वजह से मुझे देने, ये मैं एडवांस बिलिंग कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा एडवांस दीजिए। या फिर आपको ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है जो कंस्ट्रक्शन में जरूरी है, वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा आता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। मान लेते कि आप जेसीबी या और कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन क्रेन वगैरह ले रहे हो, आप भले ही बड़े हो, थोड़ा बहुत फंड्स तो आपके पास होगा ही, लेकिन फिर भी अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही सिर्फ आप इस्तेमाल करने वाले हो और उसको आपको खरीदना है, तो आप क्या होंगे भाई, एक काम करो, आपके प्रोजेक्ट में ही इस्तेमाल होने वाला है और अभी मैं उसका परचेस करूंगा तो खर्चा तो लगेगा, या उसका जो भी डाउन पेमेंट होगा वो तो देना पड़ेगा। तो आप इसका मुझे एडवांस बिलिंग कर दीजिए, यानी पहले से बिल दे दीजिए। अभी काम चालू नहीं हुआ फिर भी लेबर को देना पड़ेगा, अभी काम चालू नहीं हुआ फिर भी दोस्तों हमें इक्विपमेंट के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सब सारी एडवांस बिलिंग है। उसके बाद दोस्तों रिकॉन्सिलिएशन बिलिंग, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बिलिंग, जिसके अंदर दोस्तों अकाउंटिंग प्रोसेस को कंपेयर किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से और इंश्योर किया जाता है कि जो भी पेमेंट है, जो भी काम यहाँ पर हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। पहले कंप्लीट हुआ है तो कितना मटेरियल रिसीव हुआ है, कितना बच गया है, कितनी सर्विसेज अभी बाकी है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता, बाद में मगजमारी ना हो। आसान भाषा में ये रिकॉन्सिलिएशन बिलिंग का मतलब क्या है, चेक करना कि भाई चेक करते कितना मटेरियल इस्तेमाल हो गया, चेक कर दे कितना काम कंप्लीट हो गया, कितना मटेरियल अभी हमारे पास इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन पड़ा हुआ है, डिलीवरी तो हो चुकी है। ये सब बातें चेक करेंगे तो फ्रॉड के चांसेस कम है, डिस्प्यूट के चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको रिकॉन्सिल कर दिया मल्टीपल सोर्सेज से, क्या कर ले, चेक। तो क्या होता है कि भाई आपने ईंटें मंगवा ली दीवार बनाने के लिए, ठीक है। अब आपने ईंटें मंगवा ली दीवार बनाने के लिए और दीवार बन रही है, दीवार बहुत बड़ी है। अब इसमें आ गया एक बिलिंग का प्रोसेस कि भाई बिलिंग साइकिल आ गई, ठीक है। अब बिल तो पे करना है, किसको देना है, ईंटों वालों को, मटेरियल वालों को देना है। और मोटार जो आप बनवा रहे हो उसके लिए जो आपको सीमेंट चाहिए या एग्रीगेट चाहिए, फाइन एग्रीगेट सैंड चाहिए, उसका बिलिंग करना है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि पहले मैं जाकर देखूं तो खरी कि कितनी ईंटें अभी तक यूटिलाइज हो चुकी है, कितनी ईंटें उन्होंने भेजी है, कितनी ईंटों का पेमेंट मुझे करना है। तो जो मैं पेमेंट मान लो कि 1000 ईंटों का करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो समझाने, अगर मुझे 1000 ईंटों का पेमेंट करना है तो 1000 ईंटें पहले तो डिलीवर होनी चाहिए। अगर ये प्रोग्रेसिव बिलिंग है तो एडवांस है तो फिर तो वो तो पता ही होगा कि भाई बाद में आएगी, वो तो पता ही। लेकिन अगर 1000 ईंटों का बिलिंग मांगा गया है तो आपको चेक करना होगा कि 1000 ईंटें इस्तेमाल हुई है। चलो मान लेते कि 800 इस्तेमाल हुई है, 800 दीवार बनने के अंदर इस्तेमाल हुआ है, 200 जो है वो अभी भी पड़ी हुई है। या मान लेते कि 200 पड़ी नहीं हुई, 150 पड़ी हुई है। देखो 1000 का क्या करना है दोस्तों, 1000 का हमें बिलिंग करना है, 800 इस्तेमाल होगी। मैं समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हो सकता है, 800 ही इस्तेमाल हुई है, 200 जो है वो पूरी नहीं पड़ी हुई, 150 पड़ी हुई है। तो आपने देखा कि यार 800 इस्तेमाल हुई है, 150 अभी भी हमारे पास पड़ी हुई है, तो कितने हुए ये, तो 950 हुए। तो 50 ईंटों का क्या,
तो 50 ईंटें फिर आपको एग्जीक्यूशन वाले बताएंगे कि सर आप तो बहुत ही हमारी पकड़ रहे हो गर्दन, ये सर 50 ईंटें हमारे वेस्टेज में चली गई। कहीं पर हमने आधा बेड, छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, इससे हिसाब से अरेंजमेंट किया था। तो कहने का मतलब है कि भले ही आपको पता चल गया तो आप वहां पर वेस्टेज का कॉलम के कितना डिफरेंस आ रहा है और ये कहाँ गया, कितना वेस्टेज हो, क्योंकि यहाँ से बिलिंग प्रक्रिया से ही आपका वेस्टेज कंट्रोल होगा, क्योंकि असली पैसे तो यहाँ पर दे रहे हैं ना। तो जो वेस्टेज कैलकुलेशन परसेंटेज, मैंने पहले भी बहुत अच्छे लेक्चर्स ले चुका हूं इसके ऊपर कि कहां पर कितना परमिसिबल वेस्टेज होना चाहिए। तो अगर आपका वेस्टेज बिलिंग के दौरान पता चलता है और वो परमिसिबल लिमिट है तो बिलिंग को प्रोसेस करो। अगर वो वेस्टेज परमिसिबल लिमिट में नहीं है तो बैकवर्ड आ जाओगे भाई, गड़बड़ है, ताकि डिस्प्यूट ना हो, बाद में मगजमारी ना हो, बाद में कोई आपको ये ना बोले कि भाई आपने बराबर चेक नहीं किया, आपने बिल तो दे दिया, आपने बिल तो दे दिया, लेकिन अभी इसमें इतना वेस्टेज है, इतना वेस्टेज है कि यहाँ पर चोरी का अंदेशा है। कई बार क्या हो जाती है, चीजें चोरियां हो जाती है, साइट पर मटेरियल की चोरियां हो जाती है, इक्विपमेंट की चोरी हो जाती है। तो फिर क्या कहते हैं जब पकड़े जाते थे, ये तो वेस्ट हो गया। अरे भाई वेस्टेज एक सर्टेन परसेंटेज में होते, 5, 10, 15 सर्टेन परसेंटेज में, लेकिन अगर सर्टेन परसेंटेज के बियॉन्ड निकल जाता है तो डेफिनेटली वहां पर चोरी हुई है। 50% वेस्टेज अगर आपको दिख रहा है, यानी आप 50% रिसीव किए हो और 50% आपका यूटिलाइज हुआ है, बाकी ना आपके गोदाम में पड़ा है ना कहीं दिख रहा है, और आप पेमेंट कर रहे हो 100% का। इसका मतलब दोस्तों जम के चोरी हुई है 50% जितने। ये सबको ध्यान रखा जाता है, इसीलिए मैंने बोला रिकॉन्सिलिएशन बिलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलिंग। अगला है दोस्तों एस्केलेशन बिलिंग। नाम के अंदर ही एस्केलेट, जब प्राइस बढ़ गया या जब प्राइस वेरिएशन हो गया, इसी के अंदर आता है फ्लक्चुएशन बिलिंग। ठीक है, तो जब प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, भाई आपने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मान लेते हैं कि 2025 में, और प्रोजेक्ट पहुंच गया 2030 में। 2025 में जो भाव ताल तय हुआ था, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, रेनफोर्समेंट, टाइल्स, मटेरियल, जो भी चीजें हैं, क्या ये जो 2025 वाला भाव है ये 2030 में सेम होगा? 2030 5 साल के बाद सेम होगा? जबकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में बड़े बड़े लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन लगते हैं। इतना समय जाने के बाद वो सेम नहीं होगा। प्राइस में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। इन्फ्लेशन की वजह से आप उन्हीं पैसों में कम खरीदी कर पाओगे। तो ये सब प्राइस के अंदर वेरिएशन हुआ है। जब प्राइस के अंदर वेरिएशन हुआ है, और वो क्लॉज होना चाहिए प्रॉपर कि इफ द प्राइस इज चेंज, और ये इसको कैसे चेक करना है वो मैं बता दूंगा। तो आपको वो क्लॉज मेंशन करवाना है, और मेंशन होना ही चाहिए कि भाई प्राइस में गड़बड़ी हुई, लेबर में स्ट्राइक हो गई, या लेबर का अगर हमारा एडिशनल कॉस्ट हो गया, कुछ भी हुआ, तो हम उससे चार्ज करेंगे भाई, वो आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ दोस्तों जो भी वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है, चाहे वो मटेरियल के प्राइस के इंक्रीमेंट के अंदर हो, चाहे वो लेबर के प्राइस के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर हो, या किसी भी चीज के अंदर इंक्रीमेंट का अंदेशा हो, तो ये क्लॉज आप लगा लीजिए ताकि आप एस्केलेशन बिलिंग कर पाए कि भाई हमारी बात तो 400 की हुई थी, लेकिन क्योंकि अब ये 5 साल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो अब मैं इस साल का जो बिलिंग करूंगा वो 400 के हिसाब से नहीं करूंगा, 475 के हिसाब से करूंगा। लेकिन वो तभी कर पाओगे जब मेंशन प्रॉपर तरीके से होगा। ये सब ध्यान में रखने की चीज है। तो एस्केलेशन बिलिंग का मतलब आप दोस्तों समझ चुके हैं। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं सभी के अंदर, क्या कहते हैं, थोड़ा सा अंदर घुस से थोड़ा डीप डाइव करते हैं। प्रोग्रेसिव बिलिंग। प्रोग्रेसिव बिलिंग में पहला है दोस्तों आइटम्स और शेड्यूल रेट बिलिंग। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आइटम रेट बहुत हवा नहीं है, बहुत सिंपल है। कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई भी पर्टिकुलर आइटम को आप कंप्लीट करते हो, उसी का बिलिंग चाहिए, या फिर उसको आधा भी करते हो, जितना भी करते हो। इसलिए दोस्तों आइटम और शेड्यूल रेट बिलिंग के अंदर पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ वर्क। कितने काम हो गए इसमें, कौन से नंबर ऑफ वर्क हो गए, कितने क्वांटिटीज में होंगे, कितने मेजरमेंट में होंगे, कितने वॉल्यूम में होंगे, जो भी मेजरमेंट के अलग अलग, और उसका फाइनल रेट क्या डिसाइड हुआ है। अगर ए चीज है तो ए चीज से 5 रुपए डिसाइड हुए हैं, तो काम ए हुआ होगा तो 5 मिलेंगे। काम बी हुआ है, उसके 10 रुपए डिसाइड है, तो
काम बी कंप्लीट हुआ है तो उसके 10 रुपए मिलेंगे, काम सी कंप्लीट होगा तो 25 रुपए मिलेंगे, तो काम सी कंप्लीट हुआ है उसका। तो आपको पहले काम को, स्कोप ऑफ वर्क को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई सिर्फ दीवार बनानी, सिर्फ कंक्रीटिंग करना है, ठीक है, या अगर कुछ ज्यादा भी चीजें करनी हो तो सारी चीजें इंक्लूडेड है, स्कोप ऑफ वर्क क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जो भी स्कोप ऑफ वर्क के अंदर चीजें आ रही है उन सब के रेट बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। तीसरा दोस्तों, इसकी जो भी आपने काम किया है उसकी मेजरमेंट शीट एज ए बिलिंग इंजीनियर चाहे आप प्रिपेयर करवाओ या वेरीफाई करो, बहुत जरूरी है। चौथा, बिल एब्स्ट्रैक्ट, यहां पर तो मेजरमेंट होगा, यहां पर दोस्तों प्राइस भी होगा, मेजरमेंट के कोरस्पॉन्डिंग प्राइस भी होगा, बिल एब्स्ट्रैक्ट। और फाइनली बिल फॉर्म के ये इतने परसेंटेज जीएसटी के साथ ये तारीख को प्रोसेस होगा। मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ कुछ चीजें आपके लिए, बिल फॉर्म लेकर आता हूँ मैं आपके लिए, बिल एब्स्ट्रैक्ट लेकर आता हूँ, मेजरमेंट शीट लेकर आता हूँ, आप रेडी रहिए चीजों को सीखने के लिए, चीजों को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए मेजरमेंट शीट लेकर आता हूँ। मेजरमेंट शीट दोस्तों आपको यहाँ पर विजिबल होगी, बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ये एक बहुत सिंपल, और जैसा कि अभी मैंने अच्छी बात है कि बता भी दिया आपको, देखो आपको अच्छी बात है कि आईएएस कोड के रेफरेंस से बता भी दिया कि बुकिंग ऑफ डायमेंशन कैसे होना चाहिए। ये आइडियली बहुत, ये मतलब हम मन से नहीं कर रहे हैं, ये पहले लंबाई को हम मन से नहीं कर रहे हैं भाई। ऐसा होता है बहुत बार क्लासेस के अंदर भी कि भाई उनको मेजरमेंट को बड़ा बोला जाता है, पहले कोई हाइट ले लेता है, पहले कोई चौड़ाई ले लेता है, कोई नहीं 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 दोस्तों, ये जो फॉर्मेट बना है ये मैंने पहले ही बताया कि आईएएस 1200 के ऐसे बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करके हम यहाँ पर रख रहे हैं आपके सामने। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने ये क्लॉज पढ़ा भी शुरुआत में आगे कि इन बुकिंग डायमेंशन द ऑर्डर शैल बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि भाई कभी पहले लंबाई को लिख दिया बाद में कभी पहले चौड़ाई को, नहीं। तो द ऑर्डर शुड बी कंसिस्टेंट एंड जनरली इन द सीक्वेंस ऑफ लेंथ, उसके बाद ब्रेथ बोल दो या विड्थ बोल दो, उसके बाद हाइट, डेप्थ या थिकनेस बोल दो। यही ऑर्डर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेंथ, विड्थ और हाइट। चलो, तो ये ऑर्डर में हमारा क्या होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी हर एक काम भी, यहाँ पर आइटम्स होंगे, इसीलिए दोस्तों क्या बोलते हैं आइटम रेट, हर एक आइटम का स्कोप डिसाइड है और उसके रिलेटेड उसका प्राइस डिसाइडेड है, ठीक है। तो लेकिन उसका पहला सबसे पहली चीज क्या है, मेजरमेंट करना। एक बार स्कोप डिसाइड हो जाए, एक बार ये डिसाइड हो जाए क्या प्राइस है, प्राइसिंग वगैरह डिसाइड हो जाए, उसके बाद दोस्तों उसको मेजर कर लो। ये आपको कॉन्ट्रैक्टर नेम, वर्किंग साइट, इंजीनियरिंग नेम, इसमें वेरिएशन आप कर सकते हो, जनरली इतना लिखा जाता है। और भी कोई चीज ऐड करना चाहते हो, ये हेडर वाला सेक्शन कहा जाएगा। बिल नंबर, बिल रेट, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो ये सब हेडर वाला सेक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आपको जो डिजिटल नोट्स भी मिल रही है उसमें भी दिया गया होगा। और ये सब फॉर्मेट दोस्तों अगर आप साइट पर काम करते हो तो आपके पास होंगे, नहीं होंगे तो आप हमारे फॉर्मेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हेडर वाला सेक्शन दिख रहा होगा, अलग अलग आइटम दिख रही होगी, कितना कौन से आइटम के कितने नंबर इस्तेमाल हुए हैं, कितनी बार उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, वो सारी यहाँ पर होगी। जैसे मान लेते कि कॉलम बनाई, कॉलम की आ गई, एक कॉलम की लंबाई, चौड़ाई और हाइट आ गई, ठीक है। लेकिन ऐसी 10 कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम 10 हो जाएगी, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ये सारी चीजों को तब जाके टोटल बनेंगे। रिमार्क में आप लिख सकते हो, एडिशनल कोई भी चीज लिख सकते हो। रिमार्क में अगर आप लिखना चाहो तो एडिशनल कोई भी चीज लिख सकते हो कि भाई ये कॉलम सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, या कॉलम के अंदर कोई भी ऐसी खास बात जो आपको रिमार्क के तौर पर रखनी हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी हो जाएगी मेजरमेंट शीट। उसके बाद दोस्तों अगला है बिल एब्स्ट्रैक्ट। बिल एब्स्ट्रैक्ट के अंदर दोस्तों अब यहाँ पर प्राइस भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट था कि भाई मीटर क्यूब में हुआ, ठीक है। अगर कोई सिंगल डायमेंशन है तो लंबाई में होगा, अगर कोई एरिया वाइज चीज है तो मीटर स्क्वायर में होगा, जो भी है वो, ठीक है। तो वो सब तो वहां पर मेजरमेंट हुआ, लेकिन वहां पर पैसों का जिक्र नहीं था, वहां पर रेट का जिक्र नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर फिर रेट का जिक्र होगा। ये आपका बिल एब्स्ट्रैक्ट है और इसमें टोटल अमाउंट अभी कितना हुआ, टोटल बिल की क्वांटिटी कितनी हुई, प्रीवियस अमाउंट कोई जमा कर रहा था, प्रीवियस अमाउंट दिया तो वो है, अगर कुछ माइनस करना होगा, और अभी अब कितना देना है प्रीवियस वाले को माइनस करके, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से जानकारी होगी। ये आपका फुटर वाला सेक्शन है ना, ये आपका फुटर वाला सेक्शन है। इसमें साइट इंजीनियरिंग की साइन ले सकते हो, बिलिंग इंजीनियर की भाई हाँ मैंने बिल बनाया है,
दिस इज साइन बाय मी। प्रोजेक्ट जो आपका पूरा मैनेज कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर की साइन नहीं लिखते हो, कॉन्ट्रैक्टर की। अब ये साइन वैसे ही नहीं करेंगे, जनरली ये सारी साइन चेक करने के बाद होगी। सब लोग काम को चेक करें उसके बाद साइन करें। साइन करने का मतलब ये कि आपने अथॉरिटी बताइए, आपने कॉन्फिडेंस बताया कि जो गिवन डिटेल्स है वो सही है, इसको मैं साइन करता हूँ, सिग्नेचर करता हूँ। अब इसमें जो पैसा देना चाहिए वो दे दिया चाहिए, क्योंकि हमने चेक करे। तो जितनी भी अथॉरिटीज यहाँ पर आ रही है, साइन करने के पैसे ले रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, ये जिम्मेदारी वाले काम है। इसलिए साइन करने से पहले चीजों को चेक कर लीजिए, अगर आपके पास बिलिंग वगैरह की चीजें है तो। बिल फॉर्म, अब बिल फॉर्म के अंदर दोस्तों सारी चीजें होगी कि कहाँ से अप्रूव्ड हुआ है, कहाँ से वेरीफाइड हुआ है, बिल चेक भी हो गया है, साइड इंचार्ज कौन सा, वेरीफाइड साइड अकाउंटेंट कौन है, स्टोर इंचार्ज कौन है, किसने बिल बनाया है, ठीक है, एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ग्रोस बिल अमाउंट पे कितना टीडीएस कट रहा है, कितना जीएसटी है, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर आपका गिवन होगा। ठीक है, सारे जीएसटी बिल नंबर, अकाउंट नंबर, पान कार्ड का नंबर, यानी कौन सा अकाउंट में जा रहा है, कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, कौन सा अकाउंट से सब कुछ, जितनी भी फाइनल डिटेल्स है पैसे के रिलेटेड, बिल के रिलेटेड, वो सब आपको बिल फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। चलो, तो ये तो हमारा दोस्तों हो गया आइटम रेट, शेड्यूल रेट। बहुत सिंपल था, सिंगल आइटम के ऊपर फोकस किया, उसमें स्कोप ऑफ वर्क पहले डिसाइड कर लो और कितना रेट है वो डिसाइड कर लो, फिर आप मेजरमेंट शीट बना लो, बिल एब्स्ट्रैक्ट बना लो और बिल फॉर्म बना लो। सेकंड, लम सम एंड स्लैब रेट बिल। दोस्तों लम सम यहां पर समझा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। आपने ये बोला कि भाई अब ये छोटी छोटी चीजों को क्या गिनना, क्या बोला, अब ये छोटी छोटी सिंगल आइटम को क्या गिनना, पूरे प्रोजेक्ट का ये प्राइस, या पूरा आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं आपको इंडिविजुअल आइटम का नहीं बल्कि पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट बोलता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने सर्टेन थोड़ा ठीक ठाक खासा अच्छा बनाना चाहते हो, 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट, आपने क्या बोला कि मैं 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट लमसम, आपको मैं इसमें घर भी बना दूंगा, आपको मैं अंदर का फिनिशिंग वर्क भी कर दूंगा, वायरिंग भी कर दूंगा, इलेक्ट्रिकल भी कर दूंगा, ये सब के साथ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, डिजाइनिंग भी मैं कर दूंगा, 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट लूंगा। आपके पास कितने स्क्वायर फीट है, उसने बोला 800 स्क्वायर फीट है, वो 800 मल्टीप्लाई बाय 1500 कर दो, ये हुआ फीस। अब देखो ये केस में क्या होता है, जनरली कॉन्ट्रैक्टर ऑब्वियस वाले अपना नफा थोड़ी बताएंगे, अपना प्रॉफिट थोड़ी बताएंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो जो 1500 रुपए भाव बोला है वो कैसे बोला, वो भी ऐसे घर से उठ के आकर तो भाव नहीं बोल लिया, 1500 बोले 1800, उसको पता है कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने किए हैं तो कितना प्राइस आने वाला, सीमेंट का प्राइस, सैंड का प्राइस, मटेरियल का प्राइस, इन जनरल लेबर कितना लगेगा, कब कब मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 12 लाख के आसपास हो चुका है ये, 12 लाख में फिर 800 स्क्वायर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिंगल आइटम वाइज नहीं है बल्कि प्रोजेक्ट बेस्ड कॉस्ट है ना, पूरी प्रोजेक्ट बेस्ड कॉस्ट है। तो ये आपका लमसम एंड स्लैब रेट बिल के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में ये बात रहे कि भले ही ये प्रोजेक्ट बेस्ड कॉस्ट है, लेकिन डिटेल स्पेसिफिकेशन होना जरूरी है कि भाई इसमें कौन सी चीजें इंक्लूडेड है। भले प्रोजेक्ट कॉस्ट देने के लिए तैयार है भाई, चलो 800 स्क्वायर फीट 1500 के हिसाब से 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन ये 12 लाख रुपए में कहाँ कितना खर्च हो सकता है, कितना मिलिंग हो सकता है, ये दोस्तों आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन के माध्यम से पता चलेगा। डिटेल BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज, इसमें भी दोस्तों BOQ प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। और क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई दीवार बना ली तो पैसे दो, कॉलम बना ली तो पैसे दो, नहीं, इसमें पेमेंट के स्टेजेस है कि भाई मान ले कि 12 लाख रुपए अब उसको देने हैं, तो 4 स्टेजेस रेडी हुए, तो 12 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 3 लाख रुपए हो जाएंगे। तो 3 लाख रुपए आप कितना परसेंटेज प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब दोगे, फिर 3 लाख रुपए और दोगे, मतलब क्लाइंट देगा ऑब्वियस बात है कॉन्ट्रैक्टर को। 3 लाख रुपए कब दोगे, जब मान लेते कि 50% यानी टोटल 6 लाख रुपए हो गए, 50% कंप्लीट है। फिर मान लेते कि उससे कुछ इलेक्ट्रिकल का या कुछ अंदर का वायरिंग वगैरह का काम करा, SUAC का काम करा और 3 लाख रुपए। फिर फाइनल हिसाब ही देते समय पर
फाइनल टाइम पर 3 लाख रुपए और रिलीज कर दिए, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 3-3 लाख करके, ठीक है, 12 लाख रुपए। तो इस तरीके से स्टेजेस ऑफ पेमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, स्टेजेस ऑफ पेमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बिल फॉर्म, जैसा कि इससे पहले भी था वैसा ही बिल फॉर्म यहाँ पर भी जरूरी होगा, क्योंकि पैसों की बात है तो मल्टीपल चेक्स भी होने चाहिए और बहुत क्लियरिटी के साथ सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए जो कि बिल फॉर्म के अंदर होती है। तो लमसम दोस्तों आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर दोस्तों लमसम करने के लिए, यहाँ पर लमसम करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। लमसम करने के लिए कहाँ गई भाई हमारी फाइल, चलो कोई बात नहीं, मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो लमसम करने के लिए भी आपके पास एस्टिमेशन होना चाहिए, बिल ऑफ क्वांटिटीज होना चाहिए, किसी को नहीं दिख रहा उनके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी अर्थ वर्क है, नंबर कितनी है भाई, 12 फुटिंग है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, पूरी क्वांटिटी निकालेंगे। पीसीसी वर्क करना है और कोई काम करना है, कॉलम का काम करना है, प्लिंथ का काम करना है, प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा दोस्तों कॉस्टिंग निकलेगा। उसके बाद कहानी आगे बढ़ेंगी। ये सारी इमेजेस भी आपको मिल जाएंगी, गूगल के ऊपर भी अवेलेबल है, गूगल से ही बहुत सारी चीजें ली है ताकि आसानी से फटाफट से चीजें हो जाए, और ये आपको हमारी डिजिटल नोट्स के अंदर भी मिल जाएंगी। और आप अगर साइट पर काम करो तो आपके पास ये सारे के सारे फॉर्मेट होंगे, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, वर्किंग साइट क्या है सारी चीजें। स्टेजेस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि भाई कितना परसेंटेज कंप्लीट होने पर कितना अमाउंट रिलीज किया जाएगा और पर स्क्वायर फीट कितना अमाउंट है। तो मान लेते कि भाई आपने बात कर ली कि भाई मैंने पहले स्ट्रक्चर का काम होगा तो 3 लाख रुपए ले लेना, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हो, पहले 3 लाख 3 लाख 3 लाख। तो ये सारे के सारे स्टेजेस मेंशन होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कोई डॉक्यूमेंट बनता है, तो उसमें भी बहुत क्लियर अंदाज में ये सारी बातें, ये सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट आइटम रेट के ऊपर नहीं कर रहे, लमसम के ऊपर कर रहे, ठीक है। लमसम पूरा प्रोजेक्ट करवाना है, पूरे प्रोजेक्ट करवाना है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से दोस्तों आप आइटम रेट और लमसम के बीच का डिफरेंस समझ चुके होंगे। ये फाइनली बिल फॉर्म आप देख सकते हो, जैसा कि हमने पहले देखा, सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होगी और कौन कौन इसको अप्रूव कर रहा है, कौन कौन इसको वेरीफाई कर रहा है। अब दोस्तों अगला है हमारा, बस यही अभी प्रोग्रेसिव बिलिंग ही खत्म नहीं हो रहा है ना, मैंने पहले ही बोला था जटिल है, बहुत सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें आप नोट डाउन भी कर रहे होगे। प्रोग्रेसिव बिलिंग में आइटम रेट और शेड्यूल रेट ये तो प्राइमरी है, बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है। बीओक्यू यानी मेजरमेंट भी होगा, एस्टिमेशन भी होगा, रेट एनालिसिस भी होगा, प्राइस के साथ उसका कंपैरिजन भी होगा, बिल फॉर्म भी बनेगा, बिल एब्स्ट्रैक्ट भी बनेगा। ये सब कुछ कॉमन चीजें आप देख सकते हो। बस लमसम के अंदर ये है कि भाई पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का है, आइटम रेट के अंदर इंडिविजुअल आइटम के हिसाब से आप काम करवा सकते हो। अब दोस्तों प्रोग्रेसिव बिलिंग के कुछ और भी प्रकार है, इसको 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। यहां पर दोस्तों प्रोग्रेसिव बिलिंग का फाउंडेशन मतलब ये आप समझ लीजिए कि पहले पेमेंट नहीं हो रहा, इसीलिए वो प्रोग्रेसिव बिलिंग के अंदर, यानी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती जाती है, जैसे जैसे काम कंप्लीट होती जाता है, वैसे वैसे बिलिंग होगा। उसमें से दोस्तों पहला है प्रोविजनल बिल। ध्यान से देखना, समझना, बहुत सारे टाइप हैं, सबके अंदर कंफ्यूज मत होना, और कंफ्यूज नहीं होगे इसलिए आप चीजों को रट्टा मत मारना, चीजों को समझना। क्या होता है बहुत बार हम चीजों को रट्टा मारने की कोशिश करो, ये भी याद कर लूंगा, ये भी ऐसा मत कर। बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको कहाँ कोई फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, मैं कहाँ कोई फॉर्मूला याद कर, मैं आपको कब से समझा रहा हूँ, जो आपके समझ में आए, जो लेवल में समझ में आए लिख दीजिए, ठीक है। बाकी ये नोट्स तो आपको मिल ही जाने वाले। दिस इज एन इंटरिम पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक identifiable item or portion of work where the final quantity or rate hasn't been definitely measured or agreed upon. It allows the contractor to receive partial payment to maintain cash flow with the amount being adjusted and finalized in a subsequent running account or final bill. आसान भाषा, इंग्लिश में जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए समझा देता हूँ कि भाई ऐसा मान लो कि 800 स्क्वायर फीट का काम करवाना है। अब ऑब्वियस बात है सर्टेन कॉस्ट तो बनेगा, कुछ तो खर्चा होगा ना, काम करवा रहे, काम मलवा रहे। तो कॉन्ट्रैक्टर में क्या बोला, आप मुझे प्रोविजनल बिल दे दीजिए, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोविजनल बिल जनरेट कर दीजिए और प्रोविजनल बिल का अमाउंट पे कर दीजिए। देखो मेजरमेंट होना, ये जो भी काम है वो चल रहा है, अब
काम कर भी रहा हूं मैं और मुझे कैश फ्लो को भी मैनेज कर रहा हूं, ठीक है। तो कुछ तो काम कर रहा है, भले ही मेजर नहीं किया, यानी उससे भले ही कंपाउंड वॉल, बाउंड्री वॉल, अंदर पानी का सब कर लिया है, लेकिन अभी मेजर नहीं हुआ। तो उससे बोला कि यार ये सारे मैंने टास्क करवाए, अभी भले ही आपकी पेमेंट साइकिल अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अभी कैश फ्लो की दिक्कत है, तो आपको मैं प्रोविजनल बिल जनरेट करके देता हूँ, उसके हिसाब से पेमेंट कर दीजिए। जो आप पेमेंट करोगे 50,000, 1 लाख, उसको हम अगली पेमेंट साइकिल में डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, है ना। एंड बीइंग एडजस्टेड एंड फाइनलाइज इन अ सबसिक्वेंट, अगला आने वाला जो बिल है उसमें एडजस्ट कर लेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये आएगा दोस्तों प्रोविजनल बिल के अंदर, यानी पहले से बिल जनरेट कर। यहाँ पर ये बात नहीं हुई है कि पहले से काम नहीं हो रहा, काम तो हो रहा है, काम को मेजर नहीं किया गया भाई, कि दीवार अभी मेजर नहीं की, लेकिन दीवार तो बनानी है, पूरा प्रोजेक्ट मुझे ही करना है, तो मैंने दीवार बनाई, बोरिंग का काम किया, जो भी काम किए, इसका मेरा थोड़ा खर्चा हो गया, और अगर बस पैसे की कमी है, पैसे की दिक्कत है, तो आपको प्रोविजनल बिल देता हूँ, पैसे दे दीजिए ताकि आगे अगला काम हो जाए। अगला काम हो गया, एक पर्टिकुलर स्टेज कंप्लीट हो गया, जैसा कि लमसम में देखा था, एक स्टेज कंप्लीट हो गया। अब स्टेज कंप्लीट होने के बाद मेजरमेंट हुआ और ये स्टेज के लिए 3 लाख रुपए, लेकिन आपने पहले 1 लाख रुपए दे दिए थे, प्रोविजनल बिल जनरेट किया था, तो अब आप मुझे 2 लाख का अमाउंट दे दीजिए। 3 लाख रुपए एक स्टेज के होने वाले थे, और 1 लाख रुपए तो प्रोविजनल बिल के मैं पहले ले चुका हूं, तो अब 2 लाख रुपए का। तो ये होता है दोस्तों प्रोविजन। मैं आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मनवा रहा हूँ, शांति से ध्यान से बैठ के याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, समझने की रिक्वायरमेंट कि हाँ भाई प्रोविजनल बिल, ठीक है, जो पहले से ही बताया जाता है, पहले से ही दिया जाता है। आप पूरे काम को मेजर करने से पहले और काम के दौरान ही कहीं पैसे की दिक्कत आ गई तो प्रोविजनल बिल जनरेट करके पैसे ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखें कि ये दोस्तों ये सब लिखा होना चाहिए कि भाई हाँ कभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि अगर ऐसा नहीं होता ना, यानी सामने वाले ने देने से इनकार कर दिया और आपको कैश फ्लो की दिक्कत है, कैश फ्लो की कमी है, पैसों की दिक्कत है, तो फिर वहां पर डिस्प्यूट होता है, प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत मगजमारी, आपको पता ही होगा कंसल्ट। लेकिन ये सारी चीजें दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। अगला है दोस्तों जॉइंट मेजरमेंट बिल, ध्यान से पढ़ना। दिस बिल इज बैक्ड बाय अ जॉइंट मेजरमेंट, नाम के अंदर ये जॉइंट मतलब एक से ज्यादा लोग मिलकर इसको मेजर करेंगे, ठीक है। साइन बाय बोथ द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ओनर्स या कंसल्टेंट साइड रिप्रेजेंटेटिव, confirming the exact quantities of work executed. The agreement on quantities at this stage is binding and significantly speed up and the billing certification process. तो क्या होगा भाई कि कॉन्ट्रैक्टर को भी बिल बनाना है, क्लाइंट की साइड का भी कोई है, ठीक है, ओनर की साइड का भी कोई है, एक कंसल्टेंट की साइड का भी कोई है, तो वो भी बिल बनाए। तो क्या हुआ कि दोनों ने बोला कि भाई दोनों अलग अलग बिल क्यों बनाते हैं, हम साथ में मिलके बनाते हैं, है ना, साथ में जॉइंट मेजर। तो मैं मेजर, कोई एक पर्सन मेजरमेंट करता है, ये साथ में मेजर करो, पर्सन का मेजरमेंट हो गया और वेरिफिकेशन भी हो गया, तो बिल दो अलग अलग नहीं बने, जॉइंट मेजरमेंट है कि भाई मैंने भी मेजर किया है, यानी कॉन्ट्रैक्टर वाले बिलिंग वाले ने भी और ओनर वाले ने भी मेजर किया, दोनों ने मेजर कर लिया, दोनों का एग्रीमेंट हो गया, परफेक्ट परफेक्ट बिल। इससे क्या लिखा, काम फास्ट होगा, काम वो अलग बिल बनाएगा, वो अलग बिल बनाएगा, वो अलग कैलकुलेशन करेगा, वो अलग मेजरमेंट करेगा। जॉइंट मेजरमेंट साथ में, एक समय पर ही मेजरमेंट वेरिफिकेशन साथ में, जिससे काम फास्ट होगा। तो ऐसे टाइप के बिल को क्या बोलते हैं, जब जॉइंट करके बनाए, यानी दो अलग अलग डिफरेंट पार्टीज के लोग मिलकर जॉइंट बनाते हैं, बिल बनाते हैं, उसको जॉइंट मेजरमेंट बिल बोलते हैं। बोनस बिल, नाम के अंदर ही है बोनस, एक्स्ट्रा का बिल भाई, बहुत अच्छा काम कर लिया तो बोनस मिलेगा, वैसा ही यहां पर है। बिल, दिस पेमेंट इज इश्यूड टू द कॉन्ट्रैक्टर एज एन इंसेंटिव और रिवार्ड फॉर अचीविंग अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्चुअल माइलस्टोन, मोस्ट commonly completing the entire project ahead of the agreed upon the schedule date. आपने प्रोजेक्ट को 6 महीने कंप्लीट पहले कर दिया तो इसमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी फिक्स कॉस्ट होती है, बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो दिन दो पर निर्भर करते हैं। जितने ज्यादा दिन चलेगा उतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ता रहेगा, और आपने एज ए कॉन्ट्रैक्टर चीजों को टाइम से पहले एग्जीक्यूट करके दिखाया, आपने अपने एग्जीक्यूशन स्किल दिखाया, आपने अपना बिलिंग स्किल दिखाया, आपने अपना पूरा का पूरा मैनेजमेंट स्किल दिखाया,
तो आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, जितना रिक्वायरमेंट था सब कुछ, कोई चीज में कमी नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं कि भाई फिनिशिंग मांगी है और बोल दिया कि भाई ऐसा होता है आजकल, तो यार ये बहुत होता है। ठीक है, बोलते 2 साल में देखेंगे, 2 साल में देंगे, और 2 साल के बाद फिर अब ले लो। अब इसमें ये सीढ़ी का काम चलता है, इसमें फिनिशिंग का काम चलता रहता है, पैसेज का काम बाकी होता है, पार्किंग का काम बाकी होता है, ब्लॉक का काम बाकी होता है। ऐसा मत करिए भाई, ठीक है। चलो खैर, वो तो अलग साइड है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर बहुत अच्छा काम किया भाई, बहुत अच्छा काम किया, तो बोनस मिलेगा, और उसी के लिए बोनस बिल बनाया जाता है कि भाई मैं ये मतलब एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं ना, इंसेंटिव रिमार्क देना है, तो क्यों दे रहे हैं, तो एक बिल तैयार कर दीजिए कि भाई बोनस बिल, ये इसमें हमने जल्दी काम कर लिया और ये इतना इतना अमाउंट ये खाते में जमा करा लीजिए। दोनों ने एग्री किया, तो ऐसा नहीं कि आपने अपनी तरफ से बोनस नहीं होगा भाई, ये तो आपको ओनर की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से बोलेगा कि हाँ अच्छा किया, एक बोनस बिल जनरेट कर लीजिए, मैं आपको एडिशन पेमेंट कर देता हूँ, बहुत अच्छा काम लगा, ठीक है। अगला है दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम बिल। दिस बिल इज एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट सबमिटेड टू द प्रोजेक्ट्स इंश्योरेंस कंपनी to recover expenses for repairing, replacing property damage due to unforeseen event like आग जल गई, चोरियां हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, पानी आ गया, तो बारिश का बहुत चल रहा है, अर्थक्वेक आ गया। It details the cost of remediation backed by surveyor reports, repair invoice and photograph to the substantial loss। कहने का मतलब ये है आसान भाषा में, इंश्योरेंस है ना, बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस भी आते हैं, है ना, कार इंश्योरेंस भी आता है, बाइक इंश्योरेंस भी आता है, गाड़ियों का व्हीकल का इंश्योरेंस भी आता है, तो वैसा दोस्तों साइड का भी इंश्योरेंस होता है। तो ये इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम बिल देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये मैंने इंटेंशनली सारी चीजें रखी है ताकि आप कोई चीज मिस ना हो जाए, मेरे से भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है मेरे से भी कोई चीज नहीं। तो यहाँ पर ये जो चीज है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफ होने चाहिए। भाई क्या प्रॉब्लम है, आग लगी तो बताओ, आग लगने के बाद कैसी है साइट, अगर साइट इंश्योरेंस पे है तो तभी तो इंश्योरेंस क्लेम करोगे। या फिर पानी आ गया, फोटोग्राफ में बताओ, उसको वीडियोग्राफी करो, फोटोग्राफी करो, और फिर ये सब करने के बाद एक प्रिपेयर करो, सर्वेयर का रिपोर्ट बनेगा, ठीक है, बैक्ड बाय सर्वेयर रिपोर्ट। आप अपने हिसाब से नहीं बोल सकते कि मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया मेरे को दे दो, नहीं नहीं, ये सर्वेयर डिसाइड करेगा, यानी थर्ड पार्टी, वो देखेंगे, समझेंगे, अपने बंदों को लगाएंगे, आपके बिल को देखेंगे कि आपका जो इंश्योरेंस बिल का अमाउंट है सही है कि नहीं, तब जाके आपका इंश्योरेंस क्लेम होगा। तो कहने का मतलब ये आसान भाषा में, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, इंश्योरेंस क्यों क्लेम करते हैं, ताकि कोई भी ऐसी फायर हो गया, पानी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी ऐसी अनफोर्सिंग घटना जिससे आपका मटेरियल, जिससे आपका लेबर, जिससे आपका कंस्ट्रक्शन नुकसान ना आ गया, डैमेज में आ गया, उसकी भरपाई करने के लिए आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे। इंश्योरेंस क्लेम करोगे तो उसके लिए बिल बनाना होगा, उसको आसान भाषा में इंश्योरेंस क्लेम बिल कहेंगे। अगला है दोस्तों सप्लीमेंट्री बिल। दिस बिल इज प्रिपेयर्ड टू सीक पेमेंट फॉर एडिशनल वर्क। सप्लीमेंट्री जैसा क्या है ना, एग्जाम में आप भी बोलते हो कि भाई एग्जाम जब लिखते हैं, हम लोग इतने सारे एग्जाम लिख कर ही आए हैं, ठीक है, लगभग 50 से ज्यादा एग्जाम तो दे दी होगी। तो जब एग्जाम के एक हमारी कंप्लीट होती है, उसके बाद हम चिल्ला के क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी एडिशनल पेजेस दीजिए जिसको मैं और लिख पाऊँ। यार एग्जाम हॉल का, यार मुझे आगे एग्जाम हॉल में बहुत ऐसे आवाज सुनाई देते, कोई अगर पहले बोल दे सप्लीमेंट्री तो हम अंदर कॉन्फिडेंट हो जाते कि यार उस सबने से पहले इतना ज्यादा लिख लिया और भी चाहिए उसको। किसी ने 4-5 सप्लीमेंट्री भर ली, मतलब बहुत लिख रहा। फिर इंजीनियरिंग में क्या होता था कि इंजीनियरिंग में आप बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने, बड़े बड़े अक्षर निकाल के, और क्योंकि लेंथ है ना भाई, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको आगे 2 सेंटेंसेस तो आप कुछ तो लिखोगे ना, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग लिखेंगे सप्लीमेंट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री बिल यानी एडिशनल बिल की बात कर रहे हैं, जो आपका ऑलरेडी काम हो चुका था, जो ऑलरेडी एग्रीड अपॉन काम था वो तो हुआ है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया या कुछ एक्स्ट्रा काम करवा लिया, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गया, या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, या कुछ एक्स्ट्रा काम करवा लिया, तो ये आपका सप्लीमेंट्री बिल के एडिशनल, मतलब आसान भाषा में एडिशनल जो बिल बना रहे हो एग्रीड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, वो आपके सप्लीमेंट्री बिल के अंदर आ जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टर बिल नाम के अंदर ही, नाम से याद रखो, बिल्कुल भी मतलब रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
कि भाई एक होगा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, दिस बिल इज इन, पहले इसको पढ़ लेते हैं। दिस बिल इज एन इनवॉइस रेज बाय अ स्पेशलाइज्ड फर्म, ओके, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ये वो, सबमिटेड टू मेन जनरल कॉन्ट्रैक्टर फॉर पेमेंट एग्जीक्यूशन को। कहने का मतलब है कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उसके नीचे इलेक्ट्रिकल वाला है, उसको भी पेमेंट करना है, नीचे HVAC वाला है, उसको भी पेमेंट करना है, प्लम्बिंग वाला को भी पेमेंट करना है। अब प्लम्बिंग वाला जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर कहा जाएगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर है, मेन कॉन्ट्रैक्टर में तो सारी चीजें लेकिन, तो अब सब कॉन्ट्रैक्टर उसको भी पैसे देना है, उसको पैसे देने हैं, तो उसके लिए जो बिल आप बना रहे हो वो हो जाएगा सब कॉन्ट्रैक्टर बिल के भाई। ये सिर्फ और सिर्फ किसको जाएगा, इलेक्ट्रिकल वाले को जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्लम्बिंग वाले को जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ निकल। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर के नीचे नीचे वाले कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसे देने के लिए जो बिल बनाते हैं, आसान भाषा में वो सब कॉन्ट्रैक्टर बिल का आ जाएगा। इसको कुछ याद रखने की नीड नहीं है, सिर्फ समझने की रिक्वायरमेंट। अगला है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मोबिलाइजेशन एंड डीमोबिलाइजेशन। देखो क्या होता है कि साइट पर आपने सोचा कि कल से काम करना है, तो कल से सुबह से 7 बजे से काम नहीं स्टार्ट हो, उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है भाई। क्या करना पड़ता है, तैयारी, तैयारी ही जीत है, तो तैयारी करनी पड़ती है, वो हो जाएगा मोबिलाइजेशन। आसान भाषा में आपको मजदूर लेकर आने पड़े, लेबर को लेकर आना पड़ा, उनको रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी। इतना बड़ा अभी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आप मानोगे नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन को बनवाने के लिए एक स्पेशल जगह सिर्फ और सिर्फ लेबर के लिए खरीदी, और वो भी नॉर्मल जैसी नहीं, बहुत अच्छी वेल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उनको रखा गया है। वो पूरी जगह वो रेंट किया सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो रेंटेड जगह पे एक टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाया जिसमें आदमी रह सके, अपना WC वगैरह सारी चीजों का इंतजाम किया। तो ये सब जो इंतजाम है साइट को चालू करने से पहले मोबिलाइजेशन, ठीक है, ये सब कुछ मोबिलाइजेशन में आ जाएगा। चाहे आपको ऑपरेशंस के लिए मशीनरी मंगवानी हो, टेम्पररी ऑफिस बनानी हो, है ना, आपने देखा होगा टेम्पररी ऑफिस बनती है, उसमें AC लग के सब, लेबर के कैंप बनाने हो, सारी चीजें, ठीक है, तो ये सब कुछ मोबिलाइजेशन होगा। अब जब ये तैयारी तो कर ली, कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, तैयारी करने के लिए खर्चा लगेगा, काफी अच्छा खर्चा लगता है ना, तो तैयारी करने के लिए जो खर्चा लगता है मोबिलाइजेशन आ जाएगा। फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, अब वो हमारे लिए काम था नहीं, काम उसको डीमोबिलाइज करना पड़ेगा, है ना, वो जो रेंट पे जगह ली ही बड़ी, उसमें से वो टेम्पररी स्ट्रक्चर हटाने पड़ेंगे, टेम्पररी ऑफिस हटानी पड़ेंगी, टेम्पररी WC, टेम्पररी सारी चीजों को डिमोलिश करना पड़ेगा, डीमोबिलाइज करना पड़ेगा। तो ये जो बिल होते हैं मोबिलाइजेशन के और डीमोबिलाइजेशन के, यानी कंस्ट्रक्शन करने से पहले की तैयारियों के लिए और कंस्ट्रक्शन के बाद साइट क्लियरेंस करने के लिए जो खर्चा होता है, ये मोबिलाइजेशन बिल एंड डीमोबिलाइजेशन बिल के नाम से जाना जाता है। ये टर्मिनोलॉजी को समझना, उम्मीद कर रहा हूं समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। अगला है दोस्तों इंटरिम बिल, आंतरिक, इंटरनल, ठीक है, और ये कब होगा कि जब आपकी पेमेंट साइकिल थी उसके बीच में ही कहीं आ गया और कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है, तो आपने एक बिचौलिया, एक बीच वाला इंटरिम बिल जनरेट कर दिया। दिस बिल इज अ पीरियोडिक पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर द वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क फिजिकली कंप्लीटेड एंड मेजर ऑन साइट to a specific date. It ensures the contractor receives a regular fund, मैंने पहले बोला कैश फ्लो रेगुलर तरीके से मिल जाए थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टू कवर रनिंग कॉस्ट एंड कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यूस करने के लिए आपको एक सर्टेन फंड चाहिए, कैश चाहिए, वो कैश को अवेल करने के लिए आपने इंटरिम बिल बना लिया। मेजरमेंट के हिसाब से ही बनेगा, अगर मेजरमेंट के हिसाब से ना बनता ना, ये अगर मेजरमेंट के हिसाब से ना बनता तो फिर ये किसके अंदर आ जाता, प्रोविजनल बिल के अंदर, क्योंकि प्रोविजनल बिल में भी मेजरमेंट है, काम हुआ है ये बता रहे, मेजरमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से प्रोविजनल पहले से पैसा जो वहां भी कैश फ्लो की समस्या, यहाँ पर भी कैश फ्लो की समस्या कि भाई यार अपना डिसाइड हुआ था कि इतने स्क्वायर फीट में हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन अभी इतने स्क्वायर फीट तो नहीं हुआ, 800 स्क्वायर फीट तो नहीं हुआ, 700 स्क्वायर 600 स्क्वायर फीट एक दीवार बनाने, कोई छोटा काम कर लिया, लेकिन अभी जरूरत है तो एक और बिल बना दूं, ठीक है चलो बिल बना लीजिए इंटरिम बिल। ये सब कुछ आप ऐसा नहीं है जो मैं आपको बोल देता हूँ ये कन्वर्सेशन से सॉल्व हो जाएगा, ये सब कुछ क्लियर तरीके से डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए ये कौन से टाइप का बिल जनरेट कर दोगे। रिवाइज बिल,
प्रॉब्लम हो गई, कुछ गलतियां हो गई, कुछ नई चीजें आ गई, कुछ प्राइस के अंदर चेंज हो गया, तो रिवाइज बिल ने फिर से बना लिया, एक बार बिल बना लिया फिर से उसको रिवाइज किया। दिस इनवॉइस इज फॉर्मली इश्यूड टू सुपरसीड एंड रिप्लेस प्रीवियसली सबमिटेड बिल। बहुत सिंपल है भाई, प्रीवियसली सबमिटेड बिल, जो ऑलरेडी बिल हमने बना लिया था उसमें कोई चेंजेस की वजह से, चाहे वो मटेरियल के अंदर चेंजेस हो, लेबर के अंदर चेंजेस हो, या कोई खराबी की वजह से, इसलिए लिखा है सुपरसीड, यानी पुराने वाले का अस्तित्व नहीं है, नए वाले रिवाइज बिल का अस्तित्व है, रिवाइज बिल को माना जाएगा। चेंज ऑर्डर बिल, ये देखना, ये भी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो सिंपल था, रिवाइज बिल तो उसमें कुछ था नहीं। चेंज ऑर्डर बिल में क्या होता है, दिस बिल स्पेसिफिकली रिलेट्स टू द फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ अ फॉर्मल चेंज ऑर्डर which officially modifies the contract price and scope of work as directed by the owner or consultant. It itemizes the net addition or deduction in costs resulting from the approved changes such as revised quantities, different materials, new work items. आसान भाषा में, चलो ये तो इंग्लिश पढ़ लिया, तो इंग्लिश पढ़ लिया नहीं समझ, आसान भाषा में कहने का मतलब ये है कि भाई काम ए, काम बी और काम सी करना है, बस काम ए बी सी डी करोगे तो ए का इतना प्राइस मिलेगा, बी का इतना प्राइस मिलेगा, सी का इतना प्राइस मिलेगा। अब जब हो गया ए बी सी, बोला कि भाई आप काम डी भी कर दो, आप क्या करो, काम डी भी कर दो, तो काम डी कर दिया, तो भाई ये तो ऑर्डर तो हमारा ए बी सी तक का था, अब आपको ए बी सी के बाद डी भी करना है, तो चलो डी कर देता हूँ, डी कर देता हूँ तो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। ऑर्डर चेंज होना, ए बी सी की बात हुई थी, अब ए बी सी डी डी करा रहे हो, ठीक है, तो डी भी एक्स्ट्रा करा तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। या फिर देखो, ये तो हमने एडिशन की बात की, या फिर एबीसी की बात हुई थी और बोला कि भाई ये काम ए कर लिया तुमने, काम बी कर लिया, अभी सी नहीं करवाना, तो उस वक्त दोस्तों आपकी बात तो एबीसी के हिसाब से हुई थी पूरे खर्चे की, तो सी नहीं करवाया तो वहां पर डिडक्ट होगा, काम ए और काम बी करा। तो जो ऑर्डर के अंदर वर्क, स्कोप ऑफ वर्क के अंदर चेंज आता है, या कोई भी ऐसी चीज के अंदर चेंज आता है जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के ऑर्डर के अलावा हो, चाहे वो एडिशन भी हो सकता है, डिडक्शन भी हो सकता है, वो चेंज ऑर्डर बिल में आ जाएगी। चलो, तो ये सब हमने आई थिंक प्रोग्रेसिव बिलिंग को तो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत मजेदार तरीके से समझ लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों, मुझे पता है सेशंस लंबे होंगे बट इट विल बी एंजॉयबल। अगर आप समझदारी से सीखना चाहते हो तो आप एंजॉय कर रहे होगे, और अगर आपके पास समय थोड़ा प्लस माइनस है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नींद आ रही है, फोकस कम हो रहा है, तो मैं पहले ही बताता हूँ, भले बाद में देखना लेकिन फोकस के साथ देखना, समझने के साथ देखना। वीडियो को सेव कर लो, जो भी कर लो, लेकिन देखना जरूर, बहुत वैल्यूएबल चीजें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगला है दोस्तों एडवांस बिल। अब एडवांस बिल में मुझे कुछ ज्यादा समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबको सब कुछ पता ही होगा, ऑलरेडी मैं इसके बारे में शुरुआत में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एडवांस बिल, चाहे वो मटीरियल एडवांस हो, कोई मटीरियल पहले से आपको मंगवाना है कि भाई सीमेंट पहले मंगवा लेते हैं, उसमें इतना खर्चा होने वाला है, काम तो चालू करना है, ऐसा है नहीं, तो पहले अपने एडवांस या मटेरियल के नाम पर या इक्विपमेंट या प्लांट डालना है, कंक्रीट का प्लांट डालना है, आरएनसी का प्लांट डालना है, बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, पहले एडवांस है तो प्लान डाल देता हूँ मैं, ठीक है, या फिर लेबर का एडवांस है, या मोबिलाइजेशन का एडवांस है, टेम्पररी स्ट्रक्चर बना रहे, अभी तो काम मेल स्ट्रक्चर तो नहीं चालू हुआ, लेकिन टेम्पररी स्ट्रक्चर यानी मोबिलाइजेशन का काम करवाना है, उसके लिए भी आप एडवांस ले सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसे कोई डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए तो एडवांस क्या डिमांड का, यहाँ मैं एडवांस से स्टार्ट करके ये टाइप का एडवांस में ले सकता हूँ। लेबर एडवांस, सिक्योरिटी, कभी सिक्योरिटी होगी, यानी सिक्योरिटी की भी कुछ आपको कहीं पर पैसे देने होंगे, तो आप वो सिक्योरिटी के पैसे अपने क्लाइंट से मांग सकते हो, अपने ओनर से मांग सकते हो, और ये एक तरीके से सिक्योरिटी का एडवांस भी आप ले सकते हो। तो ये अलग अलग टाइप के एडवांस बिल है, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे दिखी है बिलिंग के अंदर, वो आपको एक तो रिकॉन्सिलेशन बिलिंग, और ऊपर वाले तो आपने सीखी है इजी से, आसानी से। एस्केलेशन बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों, बहुत जबरदस्त चीज है, ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ एस्केलेशन बिलिंग, प्राइस एस्केलेशन, फ्लक्चुएशन बिलिंग एंड कॉस्ट प्लस बिल। मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, फोकस के साथ देखना। सबसे पहले दोस्तों, एस्केलेशन का मतलब तो ऑलरेडी मैंने समझा ही दिया था कि भाई प्राइस के अंदर चेंज हुआ, उसकी वजह से बिल बनाना, बस वही है। This bill is submitted periodically to claim payment for the increase in the cost of material, labor
एंड फ्यूल बेस्ड ऑन अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मन, प्री डिफाइंड फॉर्मूला लिंक टू गवर्नमेंट इंडाइसिस। एग्जाम्पल है, इंटरनेट पर है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स, लेबर इंडेक्स, मैं यहाँ पर ओपन करके बताऊंगा। इट एंश्योर्स द कॉन्ट्रैक्टर इज कंपेंसेटेड फॉर अनअवॉइडेबल मार्केट प्राइस, दिस इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ पार्टीज। ओनर के कंट्रोल में भी नहीं है ना, क्लाइंट के कंट्रोल में भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल में भी नहीं है, ठीक है। एज स्पेसिफाइड इन द एस्केलेशन क्लॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट यही है, मैं बहुत बार इस पे जोड़ देता हूँ कि भाई ये सब कुछ तब है जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एस्केलेशन का क्लॉज हो गया, प्राइस के अंदर वेरिएशंस होता है। तो कौन से रेफरेंसेस को मानेंगे? मंथली जो बिल हुआ है, ये बिल मंथली हमारे स्टैंडर्ड प्राइसिंग के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ। सीमेंट का प्राइस चेंज हो गया, स्टील का प्राइस चेंज हो गया, तो वो जो चेंज हुआ है उसकी वजह से बिल बनाना पड़ेगा प्राइस एस्केलेशन। इस बात को ध्यान रखें। तो ये जो बिल बना रहे हो, जो ऑलरेडी डिसाइडेड था प्राइस में, वो प्राइस अब नहीं रही, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, प्राइस चेंज हो गई, बढ़ गई, ये सब कुछ प्राइस एस्केलेशन के अंदर आएगा। इसी तरीके से अगला है फ्लक्चुएशन बिल। इसी के अंदर भी सेम चीज है, इसमें प्राइस घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। आसान भाषा में अगर प्राइस फ्लक्चुएट हुई, जो बिल बना रहे हो, इसको हम फ्लक्चुएशन बिल बोलेंगे। दिस बिल इज सबमिटेड टू क्लेम कंपेंसेशन फॉर द अनफोर्सिन राइज और फॉल। राइज भी इसमें फ्लक्चुएट हुआ, फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे होना, इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, फ्यूल या कोई भी चीज में लॉन्ग टर्म में। तो पेमेंट का कैलकुलेशन कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मूला जो दिया गया है नेशनल इंडाइसिस के हिसाब से, ऐसा नहीं होता कि भाई आप अपने मन के हिसाब से एनालिसिस, नहीं चलेगा। आप अपने मन के हिसाब से कंपैरिजन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बॉडी इससे इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट बॉडी ने जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बनाया है उसके हिसाब से आप कंपेयर करोगे। बाकी आप बोलोगे मैं तो रिटेल प्राइस में महंगा लेके आया, अब मेरे को ज्यादा बिल दो, नहीं होगा। जो गवर्नमेंट इंडाइसिस है उसके हिसाब से, और गवर्नमेंट का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं प्राइस एस्केलेशन फॉर्मूला। बहुत जबरदस्त चीज है। फिर कभी मौका मिला तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसके हिसाब से हमें बिल बनाना होगा अगर कुछ भी फ्लक्चुएट होता है तो। अगला है दोस्तों कॉस्ट प्लस बिल। ये कौन से पार्ट देख रहे हैं? अगर हम ये तीनों बात करें तो दोस्तों प्रोग्रेसिव बिलिंग कंप्लीट होने के बाद ये सारे के सीधी हम देख रहे हैं एस्केलेशन बिल के अंदर। इसके अंदर प्राइस एस्केलेशन फ्लक्चुएशन को समझने के बाद अगला है हमारा कॉस्ट प्लस बिल। इसको ध्यान से देख रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये प्रोग्रेसिव का नहीं, ये किसका है? एस्केलेशन का। बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी, आप चाहो तो बाद में पढ़ लेना, लेकिन मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से समझता हूँ। मान लेते हैं कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे काम करना है, मुझे एक क्लाइंट के साथ काम करना है। अब या तो मुझे वो क्लाइंट पे इतना भरोसा नहीं है, या फिर वो क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है ना उस पे इतना भरोसा नहीं। भरोसा नहीं होने का मतलब ये है कि भाई मैं यार मुनाफा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। हाँ, जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर अपना मुनाफा रख के ही उसको प्राइस बोलता है। बताना नहीं, अपना मुनाफा नहीं बताएगा, अपना प्रॉफिट नहीं बताएगा। तो अपने मुनाफे को, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ही, अपने मुनाफे को, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए जनरल हमारी बात होती है। लेकिन वो कब है? जब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्फिडेंस हुआ कि अगर मैंने इसको ये प्राइस में डिलीवर किया ना तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मुझे 15% पैसे मिलेंगे, मुझे 20% पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर या उसके पास रेंज हो जाएगी 15 से 20% मुझे पैसे मिलेगी, कैसी भी कंडीशन आ जाए। वहां पर कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्फिडेंस से प्रोजेक्ट करवाता है। जो भी बिलिंग होती है वो बिलिंग लेता है, ऐसा नहीं कि खुद का ही सारा पैसा डाल दे। जो बिलिंग होती है वो बिलिंग करवाता है, लेकिन उसको फाइनल जो उससे प्राइस बोला है सामने वाले को डिलीवरी का, प्रोजेक्ट कॉस्ट बोला है, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, अब मुझे या तो ये पार्टी जो ओनर है, जो क्लाइंट है, उस पर कॉन्फिडेंस कम है, या उसके प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंस कम है, तो मैं क्या बोलूंगा, यार मैं अपना पैसा लूज तो नहीं करना चाहता, तो मैं लूज नहीं करना चाहता, लेकिन काम भी करना है, फिर काम भी करना है, पैसा भी लूज नहीं करना। तो मैंने क्या बोला कि भाई अपने ट्रांसपेरेंट रहते हैं। कैसे ट्रांसपेरेंट रहते हैं कि भाई 100 रुपए का खर्चा होगा तो तुम मुझे 110 रुपए दे देना। बहुत क्लियर। अगर 100 रुपए का खर्चा हो रहा है तो तुम मुझे कॉस्ट प्लस, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब वर्डिंग को याद रखने में आपको समझा रहे, कॉस्ट प्लस जो कॉस्ट हो रहा है 100 रुपए का,
उसमें प्लस करके बोल रहा है मेरे को 110 रुपए दे देना, आपका 200 रुपए खर्चा हो रहा है 220 रुपए दे देना, हर 100 रुपए पे एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, हर 100 रुपए पे 10 रुपए ज्यादा दे देना। क्यों ये 10 रुपए ज्यादा? क्योंकि 10 रुपए मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरी भी टीम है, उसका खर्चा है, मेरी सर्विसेज जो है उसका, और 100 रुपए तो एक्चुअल लगाइए। यानी ट्रांसपेरेंट हिसाब किताब एकदम क्लियर कर लिया कि भाई मुझे 10, यानी इसका मतलब ये हुआ 100 रुपए में 10 रुपए, 10% मैं ये प्रोजेक्ट के अंदर मार्जिन रखूंगा, ये तय है। अब प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1000 करोड़ हो ना तो भी मुझे टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा तो 10% फिक्स है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट 10 लाख रुपए हो तो भी टेंशन नहीं है, मेरा तो 10% फिक्स है। वहां पर जब कभी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्फिडेंस नहीं होता या तो प्रोजेक्ट में या क्लाइंट में, तो फिर वो कॉस्ट प्लस बिल के तौर पर, यानी बिलिंग फिर होगा कॉस्ट प्लस के हिसाब से होगा, 100 रुपए इसका और 110 रुपए टोटल बिलिंग होगा, क्योंकि ये क्या है? कॉस्ट प्लस बिल है। कॉन्ट्रैक्टर ने पहले ही बोल दिया कि भाई मेरा इतना ऑलरेडी रहेगा, 10% रहेगा। कहाँ होता है? जब वर्क इज हाईली अनसर्टेन, ये इंग्लिश में भी अच्छा लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान से कभी आपको टाइम मिले तो पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको कॉस्ट प्लस बेस समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे अगर आपको प्राइस एस्केलेशन बिलिंग करनी है? तो मंथ वाइज बिल अमाउंट जो आप साइट का या जो प्रोजेक्ट का बना रहे हैं वो तो बनाना है। मंथ वाइज प्राइस इंडेक्स ये कहाँ से मिलेगा, और प्राइस एस्केलेशन फॉर्मूला मैं कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि यार इसके ऊपर मैं अलग से बहुत अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाऊं कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर में, क्योंकि ये बहुत अच्छे फॉर्मूला है। प्राइस एस्केलेशन का डिसाइडेड फॉर्मूला है लेबर के लिए और मटेरियल्स वगैरह के लिए। जबकि दोस्तों मंथ वाइज प्राइस इंडेक्स की बात करो तो इसके लिए आप यहाँ पर आ जाइए, उसके लिए आप यहाँ पर आ जाइए। मंथ वाइज प्राइस इंडेक्स कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? यहीं पर तो मिलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मंथ वाइज प्राइस इंडेक्स मैंने सर्च कर लिया गूगल पे। हाँ, यहां पर आपको दिख रहा होगा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। क्या लिख रहा है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसमें क्या लिखा है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसकी वेबसाइट को विजिट करनी है। वहां पर हर एक चीज के जो भी गवर्नमेंट के अंदर चीजें आ रही है और जो रेगुलेट की जा सकती है, और हमारे कंस्ट्रक्शन की चीजें भी रेगुलेट की जा सकती है, वो सब चीज की प्राइस लिस्टिंग बहुत अच्छे से कर दी गई है। उसके अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन कितना कितना आ रहा है वो भी आप सर्च कर सकते हो। इसके लिए आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर की वेबसाइट विजिट करनी होगी। वहां पर फॉर्मूलाज के बारे में भी गिवन है, वहां पर आपको बाकी सारी चीजों के बारे में भी गिवन है, और एक वेट होगा उसका भी फॉर्मूला के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों फाइंड आउट करनी पड़ेगी। साथ में दोस्तों मंथ वाइज बिल है, जो प्राइस इंडेक्स है उससे कंपेयर में अगर प्राइस के अंदर वेरिएशन आता है, फ्लक्चुएशन आता है, तो आप प्राइस एस्केलेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अपना एडिशनल प्राइस एस्केलेशन बिल ले सकते हो। जो आपको एक्स्ट्रा मिले या कुछ घट रहा है तो भाई घटौती वाला भी बिल आपको मिलेगा। तो ये तो दोस्तों प्राइस एस्केलेशन के बारे में। अगला है दोस्तों प्राइस रिकॉन्सिलेशन बिल। मैंने रिकॉन्सिलेशन बिल के बारे में समझा दिया है, पहले ही समझा दिया है ना। जस्ट आप यही वीडियो के अंदर समझा दिया, बहुत अच्छे समझा दिया, आसान भाषा है। फिर से एक बार बोल दूं, रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या है दोस्तों? चेक करना कि भाई आप अगर मुझसे 500 रुपए का बिल मांग रहे हो तो 500 रुपए का मटेरियल डिलीवर हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, वेस्ट हुआ है, क्या है भाई, क्लियर पता होना चाहिए। उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद बिल जो जनरेट आपने बना दिया, मेजरमेंट करने के बाद उसको बोलेंगे रिकॉन्सिलेशन बिल। इसके अंदर दोस्तों क्वांटिटी ऑफ यूज मटेरियल, जो मटेरियल के अंदर इस्तेमाल है वो भी बिल के अंदर होनी चाहिए। रिकॉन्सिलेशन का पूरा रिपोर्ट होता है, मैं यहाँ पर खोल के बताऊंगा, और रिकॉन्सिलेशन का फाइनल बिल होता है, ठीक है, जैसे कि बाकी के बिल होते हैं वैसे। क्या क्या चीजें होती है देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर है सेंड, तो उसका यूनिट क्या है, उसका रेशियो क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना क्यूबिक मीटर है, एग्रीगेट कितना है, इसमें 20 mm वाला, 40 mm वाला कितना है, सीमेंट के बैग कितने हैं, स्टील के बैग कितने हैं, ब्रिक कितने हैं, हाँ, किलोग्राम में कितना लग रहा है, बाइंडिंग वायर किलोग्राम में, नेल शटरिंग, सब कुछ बहुत डिटेल में। ये इसके लिए रिकॉन्सिलेशन के लिए भाई पहले आपके पास होना चाहिए ना कि कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, यूज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो जरूरी नहीं कि जितना भी डिलीवर हुआ सारा का सारा इस्तेमाल हो जाए, नहीं, कुछ इस्तेमाल हो सकता है, कुछ पड़ा हुआ रह सकता है, कुछ वेस्टेज हो सकता है, कुछ चोरी नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली चोरी पकड़ने के लिए हमें रिकॉन्सिलेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, मटेरियल यूज क्वांटिटी बहुत अच्छे से रिपोर्ट के मोड में आ गई। किसी को नहीं दिख रहा होगा, वाइट है तो अब दिख रहा है दोस्तों, अब दिख रहा है। मैं थोड़ा साइड पर भी हट जाता हूँ, शांति से आपको सारी चीजें दिख रही होगी यहाँ पर। तो मटेरियल जो जो इस्तेमाल हुआ है वो, उसके बाद दोस्तों रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट या रिकॉर्ड बोल दो, उसमें आपको दिखेगा कि कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है, कौन सा मटेरियल है, उसका यूनिट क्या है, कितने क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है रिसीव होने के बाद, और रिसीव होने और इस्तेमाल होने के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, कितनी चीजें ऑलरेडी रखी हुई है, यानी अभी संभाल के रखी है, अभी इस्तेमाल हो गया, आगे कितनी प्रोग्रेस के अंदर है। जो आप रिपोर्ट बना रहे हो या जो आप बिल दे रहे हैं उसका पेमेंट जो है वो पहले का है, और रिपोर्ट आप बाद में ले रहे हो, तो कुछ चीजें इस्तेमाल के अंदर हो गई, प्रोग्रेस के अंदर हो। तो कौन कौन सी चीजें प्रोग्रेस के अंदर है, कितना वेस्टेज है क्वांटिटी यूनिट के अंदर, परसेंटेज के अंदर वेस्टेज, और फिर अगर कुछ रिमार्क वगैरह है तो वो भी लिख सकते हो। मतलब रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट, रिकॉन्सिलेशन रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त चीज है कि नहीं, आप मुझे बताओ, जबरदस्त चीज लगती है। और मैंने हमेशा से बोला है कि आपके पास ये सारे फॉर्मेट रेडी हो गए हैं, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा अवेलेबल है, लिंक्डइन है, यहाँ वहाँ बहुत सारी चीजें ऑलरेडी दुनिया भर के लोग, अच्छे अच्छे लोग अपलोड करते हैं, हम लोग भी बहुत सारा अपलोड करते हैं, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। और लिंक्डइन पे अगर हो आप तो डेफिनेटली सारे लोग फॉलो कर लेना और देखना हमारा कंटेंट आ रहा है वहाँ पे। रिकॉन्सिलेशन बिल, और ये कोशिश करूंगा कि ये पीडीएफ दी थोड़े, अभी तो नहीं, थोड़े टाइम के बाद मैं लिंक्डइन पे शेयर कर दूं, आपको पूरी की पूरी पीडीएफ बहुत काम लगेगी। रिकॉन्सिलेशन बिल फाइनली कि भाई कितना वेस्टेज हुआ सब कुछ, और फाइनली टोटल अमाउंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मजा आ गया होगा आपको बिलिंग के अंदर, इसका इंपॉर्टेंस हमने जाना, इसके अलग अलग टाइप जाने, प्रोग्रेसिव बिलिंग, हाँ एस्केलेशन फॉर्मूला, प्राइस एस्केलेशन होता है, एडवांस बिलिंग के बारे में जाना, बिलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, रिकॉन्सिलेशन का इंपॉर्टेंस समझा, इतने सारे प्रोग्रेसिव टाइप के अलग अलग टाइप के बिल देखे, इंटरम बिल, बोनस बिल, इंश्योरेंस क्लेम बिल, ये बिल वो बिल, बहुत सारे अलग अलग बिलिंग के बारे में समझा, एक फाउंडेशन मजबूत करा दिया। मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोस बनाई है, उनमें से एक ये भी सिर्फ और सिर्फ मेरे और स्टूडेंट्स के लिए, सीखने वालों के लिए मेरी तरफ से बहुत अच्छा एफर्ट है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने एफर्ट किया है वो आप तक पहुंचा होगा, चीजें समझ में आई होगी, और आप ये चीजें सीख कर हमें तो याद रखेंगे, लेकिन याद रहे ना रहे आप अपनी लाइफ में जरूर से आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छी चीजें सीखिए और सीखते रहिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं फिर कभी, फिर कहीं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।